हेलो। हेलो। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, तो आई होप आप सभी लोगों को डिसीजन ट्री काफी हद तक समझ में आ गया है। आज हम लोग इसको खत्म कर लेंगे और बाइज और वेरिएंस की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए, तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। आज कुछ न्यूमेरिकल्स मैं लेके आया था, तो हम लोग डिसीजन ट्री बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। जैसे क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में मिल सकते हैं, वैसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी देखने वाले हैं और इस टॉपिक को आज समाप्त करते हैं। चलिए, चलिए, क्या आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है? मतलब कोई ऐसी परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो आप लोग कर पा रहे होंगे, राइट? चलिए दोस्तों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना डिसीजन ट्री में काफी हद तक चीजें कर ली हैं, मतलब खत्म ही कर लिया एक तरह से डिसीजन ट्री हम लोगों ने। क्वेश्चन भी किया हम लोगों ने, और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग डिसीजन ट्री का स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने वाले हैं दोस्तों। स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने वाले डिसीजन ट्री का, कुछ क्वेश्चंस करने वाले डिसीजन ट्री के ऊपर। और जो हम लोग टर्म्स अभी तक यूज करते आए थे, बायस और वेरिएंस, वो अभी तक हम लोगों ने एक्सप्लेन नहीं करी है। मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन नहीं करी है, बस एक आइडिया दिया था कि बायस इज एक्चुअली ट्रेनिंग एरर बोल सकते हैं और वेरिएंस को टेस्ट एरर बोल सकते हैं। लेकिन क्या ये सही में ऐसा होता है? तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि बायस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, और उस पर बेस कुछ थ्योरी पार्ट हम लोग देखने वाले। तो विल स्टार्ट बायस एंड वेरिएंस टुडे। चलिए, तो वी स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल कोट। ठीक है, ID3 अभी आज कराऊंगा। ID3 और CRT दोनों की स्लाइड्स हैं। ठीक है, दोनों की स्लाइड्स हैं अभी आज की क्लास में, सो डोंट वरी। सो वी स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल कोट, दैट इज माइंडसेट इज व्हाट सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। माइंडसेट, जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसा आप बनोगे, राइट? तो जो टॉपर्स होते हैं, आप ये मत समझना कि जो बंदा टॉप करता है वो इंटेलिजेंट होगा, ऐसा नहीं है। जो बंदा टॉप कर रहा है वो ऐसा भी नहीं है कि जो कॉलेज में टॉप कर रहा है वो बच्चा टॉप करेगा। मैं आपको बताता हूं, आप लोग शायद देखना दोस्तों। हाँ बिल्कुल, आई विल ट्राई। ठीक है, देखिए, आप लोग कभी देखना कि कॉलेज एग्जाम्स में जो इंसान टॉप करता है, जनरली वो इंसान एग्जाम्स में, जैसे गेट एग्जाम है या जो भी है, उनमें टॉप नहीं कर पाता। नॉट ऑल, ये हमेशा ट्रू नहीं है। मतलब इट हैज मेनी एक्सेप्शंस। मतलब ऐसा हो सकता है कि कॉलेज का टॉपर भी गेट में टॉप करे, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है, बट ये हमेशा ट्रू नहीं है। मतलब हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि ये इंसान अगर क्लास में टॉप कर रहा है तो यही गेट में भी टॉप करेगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज दोनों डिफरेंट चीजें, दे बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट चीजें। मतलब कॉलेज में टॉप करना और गेट में अच्छी रैंक लेके आना, दे आर कंप्लीटली सेपरेट थिंग्स। तो वहां पर माइंडसेट का गेम आ जाता है। जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसा आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंश्योर करो कि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, आप हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के संग काम करो। चलिए, जैसा कि भैया ने बताया कि हमने CART और आउटलायर वाला पॉइंट अभी देख लेंगे। CART और ID3 हमने दो एल्गोरिदम बताई थी डिसीजन ट्री की।
सो दोनों एल्गोरिदम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे ओवरऑल सेम एक ही बात है, क्योंकि दोनों एल्गोरिदम डिसीजन ट्री बना रही हैं, तो बस डिसीजन ट्री वो कैसे बना रही हैं ये हमें देखना है। तो दोनों एल्गोरिदम को देख लेते हैं, मैंने दोनों की स्लाइड्स लेके आया हूं, दोनों को समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए CART एल्गोरिदम, CRT एंड ID3 एल्गोरिदम। देखिए ओवरऑल दोनों एल्गोरिदम हम मान के चल सकते हैं दे आर सिमिलर एल्गोरिदम्स। ठीक है, और बस दोनों के मतलब प्रोसेस में थोड़ा सा अंतर है। प्रोसेस मतलब एक जो है दूसरा इंप्योरिटी इंडेक्स यूज करता है, दूसरी एल्गोरिदम दूसरा इंप्योरिटी इंडेक्स यूज करता है। तो बस हमें ये चीज ध्यान में रखनी है, बाकी और कोई बड़ी बात नहीं है। दे आर ऑलमोस्ट द सिमिलर एल्गोरिदम। only differ in the method of calculating impurity। ठीक है, चलिए तो यहां पे अगर हम देखें दोस्तों, CRT क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री फॉर डिसीजन ट्री। ठीक है, ये एल्गोरिदम है, इसको मैं पढ़ देता हूं, वैसे हमने सब कुछ देखा हुआ है। स्प्लिटिंग क्राइटेरिया, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम हर एक चीज इंपॉर्टेंट है देखेंगे। CRT यूजेस अ ग्रीडी अप्रोच। जैसे ग्रीडी का मतलब ये होता है कि वो, जैसे हमने कल भी समझाया था, कि वो सारे के सारे डायमेंशंस पर ब्रेक करके देखेगा, मतलब कॉम्प्यूटेशनली एक्सटेंसिव होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, सभी पॉइंट्स पर उसको बाइफरकेट करके देखेगा और जो बेस्ट होगा वही चूज करेगा। ग्रीडी अप्रोच का मतलब यह है कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मतलब सभी चीजों को लेकर चलेगा। ग्रीडी अप्रोच मतलब एक तरह से सभी को लेकर चलेगा, चेक ऑल द डायमेंशंस एंड फाइंड द बेस्ट। ठीक है, टू स्प्लिट द डेटा एट ईच नोड इट evaluates ऑल पॉसिबल स्प्लिट, जैसे मैंने बताया, एंड सेलेक्ट द वन दैट बेस्ट रिड्यूसेस द इंप्योरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सबसेट। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें दोस्तों, फॉर क्लासिफिकेशन टास्क CRT यूजेस गिनी इंप्योरिटी एज ए स्प्लिटिंग क्राइटेरिया। मतलब CRT एल्गोरिदम गिनी इंप्योरिटी को यूज करता है, ठीक है, एज ए स्प्लिटिंग क्राइटेरिया। द लोअर द गिनी इंप्योरिटी द मोर प्योर द सबसेट इज। ये बात हमें पता है कि जितना ज्यादा गिनी इंप्योरिटी हमारा कम होता जाएगा उतना हमारा अच्छा होता जाएगा, दैट विल बी बेटर, दैट विल बी गुड फॉर अस। एक सेकंड, मैं कुछ क्वेश्चंस लिए थे बट आई थिंक दूसरी स्लाइड आ गई क्या? अरे यार, चलो मैं शायद 2-3 स्लाइड मैंने ऐड करी थी, वो अपडेट नहीं हुई, कोई बात नहीं, आई विल डू दैट। ओके, सो यहां पे अगर हम देखें दोस्तों, तो इसका मतलब ये CRT एल्गोरिदम गिनी इंप्योरिटी का यूज कर रहा है फॉर क्लासिफिकेशन, गिनी इंप्योरिटी का। ओके, फॉर रिग्रेशन CRT यूजेस रेजिडुअल रिडक्शन एज अ स्प्लिटिंग क्राइटेरिया। रेजिडुअल रिडक्शन वही है वेरिएंस। ठीक है, तो अगर हम नोड के वेरिएंस को रिड्यूस करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, जो वेरिएंस हमने पढ़ा था उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल रिडक्शन, एक ही बात है। ठीक है, तो ये वर्ड आप ध्यान में रखिएगा, कहीं पर कभी लिखा आ जाए तो एक ही बात है। जैसा हमने वेरिएंस पढ़ा था ना, आपको याद होगा रिग्रेशन ट्रीज के अंदर हमने वेरिएंस का वर्ड यूज किया था कि वी वांट टू रिड्यूस द वेरिएंस। सो वेरिएंस एंड रेजिडुअल रिडक्शन आर सिमिलर। ठीक है, एज ए स्प्लिटिंग क्राइटेरिया, द लोअर द रेजिडुअल रिडक्शन द बेटर द फिट ऑफ द मॉडल ऑन द डेटा। मतलब आप चाहते हो कि आपकी जो नोड्स हैं उनमें बहुत कम हो जाए वेरिएंस या रेजिडुअल रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट अगर हम ID3 एल्गोरिदम की बात करें, दैट इज कॉल्ड आइटरेटिव डाइकोटोमाइजर 3 एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम यूजेस द मेजर ऑफ इंप्योरिटी सच एज एंट्रोपी। ये एंट्रोपी का यूज करता है और इंफॉर्मेशन गेन का यूज करता है। ठीक है, सेम और सिमिलर मतलब सेम है भाई, सेम है। रेजिडुअल रिडक्शन आप देखोगे और वेरिएंस एक ही बात है। ठीक है, रेजिडुअल रिडक्शन और वेरिएंस एक ही बात है, दे आर सेम। वेरिएंस एंड दिस आर सेम, एक ही बात है। ओके,
So ID3 algorithm uses a measure of impurity such as entropy. So ID3 algorithm uses entropy and information gain of each attribute. एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ, जो तो हमें पता है कि एंट्रोपी हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। ओके, डेटा सेट विद हाई एंट्रोपी इज अ डेटा सेट, पता है हमें अगर हाई एंट्रोपी है तो इसका मतलब उसमें ज्यादा डिसऑर्डर है, एंड वी वांट टू रिड्यूस दैट डिसऑर्डर, उसको हम कम करना चाहते हैं, एंड फाइनली हम लो एंट्रोपी करना चाहते हैं। ओके, ठीक है ना। चलिए, तो इनमें बस यही बात है कि मतलब ID3 एल्गोरिदम में एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन का इस्तेमाल करता है वो, और यहां पर ये गिनी इंप्योरिटी का इस्तेमाल करता है। तो इसीलिए दोस्तों अगर हम ध्यान रखें, वो जो हमने कल एक क्वेश्चन किया था, आपको याद आ रहा है वो जो एक क्वेश्चन किया था जिसमें गेट का PYQ था 2024 का, उसमें जब इंफॉर्मेशन गेन की वो बात कर रहा है ना, तो वहां पर उसने एंट्रोपी का यूज इसलिए किया है बिकॉज ID3 ऑब्वियसली दे आर सिमिलर एल्गोरिदम, बिल्कुल आप मान के चल सकते हो, दे आर सिमिलर टू, इट इज सिमिलर टू कार्ट, राइट, इट इज सिमिलर टू कार्ट। ये भी ग्रीडी एल्गोरिदम है, सारे के सारे डायमेंशंस को चेक करेगा, बेस्ट डायमेंशन फाइंड करेगा। सो बोथ आर ग्रीडी एल्गोरिदम्स, बोथ आर सिमिलर, बस यहाँ पे मेजर का अंतर पड़ जाता है, ये अलग एंट्रोपी का यूज करता है और इंफॉर्मेशन गेन का यूज करता है, और वो गिनी इंप्योरिटी का यूज करता है, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब यहां पे अगर हम देखें दोस्तों, तो CRT क्या करता है, गिनी इंप्योरिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। ID3 एंट्रोपी को रिड्यूस करना शुरू करता है, या एंट्रोपी को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, और साथ में एक टर्म भी यूज करता है दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन गेन। दैट इज सेलेक्ट दैट एट्रीब्यूट, आप वो एट्रीब्यूट सेलेक्ट करो which give maximum decrease in entropy। ठीक है, अब देखिए करने को तो यही चीज हम यहां भी कर रहे होंगे, राइट, यहां भी तो ऐसे ही कर रहे होंगे, CRT एल्गोरिदम में भी तो हम ऐसे ही करेंगे भाई, आपका सिर्फ मेजर ही तो चेंज हुआ है। यहां पे आप गिनी इंप्योरिटी यूज कर रहे हो, यहां पे एंट्रोपी यूज कर रहे हो, करोगे तो आप भी यही ना कि आप वही एट्रीब्यूट सेलेक्ट करोगे जहां पर गिनी इंप्योरिटी सबसे ज्यादा रिड्यूस हो रही है, सबसे ज्यादा डिक्रीज हो रही है, राइट। तो गिनी इंप्योरिटी जहां पर सबसे ज्यादा रिड्यूस या डिक्रीज हो रही है, आप वही वाला एट्रीब्यूट सेलेक्ट करोगे। और यहां पे भी ऐसे ही है कि जहां पे एंट्रोपी सबसे ज्यादा रिड्यूस या डिक्रीज हो रही है, तो वही वाला एट्रीब्यूट यूज करोगे। तो दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर एल्गोरिदम, आप मान के चल सकते हो, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन गेन जो वर्ड है ना, इंफॉर्मेशन गेन जो वर्ड है, इट इज एक्चुअली लिंक्ड टू ID3 एल्गोरिदम, इट इज एक्चुअली लिंक्ड टू ID3 एल्गोरिदम जहां पर एंट्रोपी का यूज होता है। तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन गेन जहां भी यूज होगा आप एंट्रोपी का यूज करोगे, गिनी इंप्योरिटी का यूज नहीं करोगे। बात समझ में आ रही है? इसको आप कहीं पे पीछे वाले जो हमने लास्ट में कल क्वेश्चन किया था उसको वहां पे एक बार चेक कर लो, उसको सही कर लो, मतलब उसको आप कट कर सकते हो। ये बात आप कहीं पे मेंशन कर लो कि ID3 एल्गोरिदम में एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन का यूज होता है। वर्ड इंफॉर्मेशन गेन इज लिंक्ड विद ID3 एल्गोरिदम। तो अगर इंफॉर्मेशन गेन कहीं पे पूछा है तो आपको एंट्रोपी का ही यूज करना है, गिनी का यूज नहीं करना है। CRT एल्गोरिदम गिनी का यूज करता है और गिनी इंप्योरिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। यहां पर इंफॉर्मेशन गेन वर्ड यूज नहीं होता। इंफॉर्मेशन गेन वर्ड इज लिंक्ड विद ID3 एल्गोरिदम एंड एंट्रोपी ओनली। ये आप कहीं मेंशन कर लो कि कहीं पर भी अगर इंफॉर्मेशन गेन पूछ रहा है तो हमें एंट्रोपी का ही यूज करना है। जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसको आप मेंशन करके कहीं पे सही कर लो उसको। दैट इज एंट्रोपी ऑफ द पेरेंट माइनस वेटेड एवरेज एंट्रोपी ऑफ द चिल्ड्रन। ये आप कहीं पे मेंशन कर लीजिए
कि इंफॉर्मेशन गेन वर्ड इज लिंक्ड विद ID3 एल्गोरिदम, जो कि एंट्रोपी से लिंक है। तो इंफॉर्मेशन गेन में हम एंट्रोपी यूज करेंगे, गिनी इंप्योरिटी यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करें तो होना तो चाहिए कि इंफॉर्मेशन गेन इज इक्वल टू गिनी इंप्योरिटी ऑफ द पेरेंट माइनस चाइल्ड, मतलब ऐसा ही कुछ ये भी कर रहा होगा। मतलब ये वही एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करेगा जहां पर मिनिमम गिनी इंप्योरिटी या फिर गिनी इंप्योरिटी मैक्सिमम डिक्रीज होगी, ऐसा ही कर रहा होगा ये एल्गोरिदम इंटरनली। लेकिन इस एल्गोरिदम के साथ ये वर्ड लिंक नहीं है। इंटरनली ये एल्गोरिदम कर तो यही रहा होगा कि भाई जहां पर हमारा गिनी इंप्योरिटी सबसे ज्यादा डिक्रीज हो रहा होगा वही एट्रीब्यूट हमें सेलेक्ट करना है, सिंपल सी बात है। लेकिन ये वर्ड इससे लिंक नहीं है, ये जो इंफॉर्मेशन गेन वर्ड है वो इस CRT एल्गोरिदम से लिंक नहीं है, ये वर्ड इस ID3 एल्गोरिदम से लिंक है जिसमें हम एंट्रोपी का यूज करते हैं। तो ये कहीं आप लिख लो, ठीक है ना। चलिए देखिए बिल्कुल सही बात है कि गिनी इंप्योरिटी ऑफ द पेरेंट माइनस गिनी इंप्योरिटी ऑफ द चाइल्ड, यही हम चाहते हैं कि दिस शुड मैक्सिमाइज फॉर द एट्रीब्यूट जो हम सेलेक्ट करें। लेकिन ये वर्ड कहीं पर भी लिंक नहीं है, मतलब ये हम एल्गोरिदम इंटरनली वही कर रही होगी कि गिनी इंप्योरिटी ऑफ द पेरेंट माइनस गिनी इंप्योरिटी ऑफ द चाइल्ड शुड बी मैक्सिमाइज्ड, वही हम एट्रीब्यूट सेलेक्ट करेंगे। लेकिन ये इंफॉर्मेशन गेन वर्ड CRT एल्गोरिदम में लिंक नहीं है, इंटरनली यूज कर रहे होंगे हम उसी एल्गोरिदम को या उसी पैरामीटर को टू फाइंड द एट्रीब्यूट। लेकिन इंफॉर्मेशन गेन वर्ड ID3 से लिंक है। जब भी क्वेश्चन में ये टर्म आए आपको एंट्रोपी का ही यूज करना है, ठीक है। सो इट इज नॉट मेंशन्ड कि ये वाली टर्म को हम CRT में क्या कहते हैं, ये कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। CRT में बस यही लिखा रहता है, CRT एल्गोरिथम में बस यही लिखा है, इट ट्राइज टू मिनिमाइज द गिनी इंप्योरिटी, बस इट ट्राइज टू मिनिमाइज द गिनी इंप्योरिटी। बट पेरेंट माइनस चाइल्ड की इंप्योरिटी का सब्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं ये कहीं मेंशन नहीं है। सो CRT एल्गोरिथम ट्राई टू मिनिमाइज द गिनी इंप्योरिटी और ये इट ट्राइज टू मैक्सिमाइज द इंफॉर्मेशन गेन और मिनिमाइज द एंट्रोपी, ये लिखा हुआ है। तो इंफॉर्मेशन गेन इज लिंक्ड विद दिस, तो आप इसको कहीं करेक्ट कर लो, लास्ट वाले क्वेश्चन को आप मेंशन कर दो कि एंट्रोपी से ही करना है अपने को, ठीक है। एक मिनट में क्वेश्चंस डाले तो थे बट ये स्लाइड में आए ही नहीं, क्या करूं, स्लाइड अपडेट करूं। एक मिनट दीजिएगा, मुझे स्लाइड्स ऐड करनी पड़ेंगी क्वेश्चन वाली। चलिए तो वी हैव सम क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, मैं लेके आया था। सो लेट्स डू दिस। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में भी मिल सकते हैं। हाँ, रिग्रेशन में तो एक ही मेजर है, रिग्रेशन में और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। वी हैव ओनली वन थिंग, दैट इज वी हैव टू रिड्यूस द रेजिडुअल रिडक्शन, या फिर आप कह सकते हो वेरिएंस को रिड्यूस करना है, दोनों में सेम एल्गोरिदम है, ठीक है। चलिए सो दिस इज द क्वेश्चन दोस्तों, इज इट विजिबल, एक बार देखिएगा, इज इट विजिबल। You are tasked with building a decision tree to classify whether or not a flight will be delayed
वन ऑफ द फीचर इज वेदर कंडीशन, वन ऑफ द फीचर इज वेदर कंडीशंस which can take three values: clear, rainy and snowy. Another feature is number of passengers, which is a numerical value representing the number of passengers on the flight. ठीक है, you decide to split the data on the weather conditions features first. After the Gini impurity, after the sorry ये इधर से उधर है शायद, है ना, इधर से इधर है ऐसे। After the split, you calculate the Gini impurity for each of the branch. Here are the results. For clear weather, Gini impurity is this. For rainy weather, Gini impurity is this. For snowy weather, Gini impurity is this. Now you need to calculate the overall Gini impurity for the entire split based on the weather condition. क्या होगा इसका आंसर? करिए। Your task is building a decision tree, classify whether or not a flight may delayed. Weather condition पे हम कर रहे हैं, three values: clear, rainy and snowy. Another feature is number of passengers, which is a numerical value representing the number of passengers on the flight. You decide to split the data into weather condition features first, मतलब weather condition हमने देखा ये तीन आ गए values, तो हमें क्या करना है, entire split का you have to find out the overall Gini impurity for the entire split based on the weather conditions. क्या करेंगे दोस्तों इसमें हम लोग, इसमें ऐसा कुछ बताया इसने कि हमारे पास कोई डेटा है, उसने वेदर कंडीशन के बेस पे उसने तीन लोगों को या तीन जगह इसमें बाइफरकेट किया, दैट इज क्लियर, रेनी एंड स्नोई। यहां पर गिनी इंप्योरिटी दे रखा है 0.25, यहां पे 0.5 और यहां पे हमें देखा 0.2। व्हाट इज द गिनी इंप्योरिटी, व्हाट इज द गिनी इंप्योरिटी फॉर द एंटायर स्प्लिट बेस्ड ऑन दिस, व्हाट इज द आंसर दोस्तों, जल्दी से कर दीजिए। सो द गिनी इंप्योरिटी आफ्टर स्प्लिट क्या हो जाएगा, द वेटेड एवरेज ऑफ द रिजल्ट, राइट, वेटेड एवरेज ऑफ द रिजल्ट। लेकिन वेटेड एवरेज निकालें कैसे, हमें हर एक नोड के अंदर के पॉइंट्स तो दिए ही नहीं है जिससे फिर हम इसका वेटेड निकाल सकें। जब वेटेड एवरेज हम निकाल ही नहीं सकते तो कैसे करेंगे दोस्तों, व्हाट विल अज्यूम, क्या अज्यूम कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर, ऑब्वियसली जब यहां पे कुछ लिखा ही नहीं है तो हमें इसको बैलेंस अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमें डेटा नहीं दिया है, ठीक है ना, हमें यहां पर डेटा नहीं दिया है कि हम इसको अज्यूम कर सकें या कुछ भी, ठीक है, नंबर ऑफ कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हमें यहां पे बैलेंस अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। डेटा इज बैलेंस्ड, और जब डेटा बैलेंस्ड हो जाएगा दोस्तों तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, so the Gini impurity will be, इसमें हम लोग एवरेज ले लेंगे, मतलब विल अज्यूम कि इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं इसके अंदर, 0.25, 0.5 प्लस 0.2, ठीक है। ऐसा कुछ आ जाएगा, एक बार देख लीजिए, वेट दिए हैं क्या, ठीक है, वेट्स हमें दिए ही नहीं है, ठीक है, जब हमें वेट्स नहीं दिए तो हम क्या करेंगे, ठीक है, जब हमें वेट्स नहीं दिए तो हम क्या करेंगे, हमें इसको बैलेंस ही मानना पड़ेगा, ठीक है, इट विल बी समथिंग लाइक 0.32 समथिंग कुछ आ जाएगा, 0.32 हम इसको अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, हमें इसको बैलेंस अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, बट इसमें कोई ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा, मैच करना चाहिए ना,
लास्ट क्वेश्चन में क्या गलती हो गई? इसका भी 0.31 ही आ रहा है, बट इसने ऑप्शन क्यों ऐसा दिया फिर? 0.31 ही है इसका आंसर, बट पता नहीं इसने ऑप्शन ऐसे क्यों दिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसका बताइएगा दोस्तों, क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? देखिए सिंपल सी बात है कि हमारे पास ये तीन गिनी, हमारे पास ये बाइफर्केशन है, क्लियर, रेनी और स्नोई का, तीन बाइफर्केशन हमने कर दिए। तीनों की गिनी इंप्योरिटी हमें दे रखी है। अब जब गिनी इंप्योरिटी हमें दे रखी है, लेकिन हमें यहाँ पे वेट्स नहीं दे रखे, ना हमें नोट्स के बारे में कुछ दे रखा है कि नोट्स के अंदर कितने पॉइंट्स हैं। जब कुछ दे ही नहीं रखा तो हम क्या अज्यूम करेंगे? वी अज्यूम बैलेंस डेटा कि भाई इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। और जब इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, तो लेट्स से यहाँ पर n पॉइंट्स हैं, यहाँ पर भी n पॉइंट्स हैं, यहाँ पर भी n पॉइंट्स हैं, तो कैसे करते हैं वेटेड एवरेज? तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, हम, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए, दैट इज 0.2 इंटू n, 0.5 इंटू n, 0.25 इंटू n डिवाइडेड बाय 3n, राइट? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 3 हो जाएंगे, 3n हो जाएंगे, और इसको आप डिवाइड करोगे तो दे आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली हम 0.32 आंसर आ जाएगा। उसके सॉल्यूशन में भी उसका आंसर 0.32 ही आ रहा है, बट उसने ऑप्शंस पता नहीं ऐसे क्यों दिए 0.32। ठीक है, चलिए ये और देखिएगा दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? इन LOOCV व्हाट इज द साइज ऑफ वैलिडेशन सेट इन ईच आइटरेशन? देखिएगा क्या पूछ रहा है ये, द साइज ऑफ वैलिडेशन सेट, द साइज ऑफ वैलिडेशन सेट पूछ रहा है। क्या होगा इसका आंसर? द साइज ऑफ वैलिडेशन सेट, वैलिडेशन सेट, नॉट द ट्रेनिंग सेट। वैलिडेशन सेट के बारे में पूछ रहा है, ये ट्रेनिंग सेट के बारे में नहीं पूछ रहा, वैलिडेशन सेट के बारे में पूछ रहा है। सो वैलिडेशन सेट के अंदर कितने होते हैं? सिंपल सी बात है, LOCV के अंदर वैलिडेशन सेट में n पॉइंट्स होंगे, ट्रेनिंग सेट में n-1 होंगे। चलिए ये वाला भी करते हैं दोस्तों। यू आर बिल्डिंग अ डिसीजन ट्री फॉर प्रेडिक्शन, यू आर बिल्डिंग अ डिसीजन ट्री फॉर प्रेडिक्टिंग द प्राइस ऑफ द हाउस बेस्ड ऑन द सेवरल फीचर्स। वन ऑफ द फीचर इन द स्क्वायर फुटेज ऑफ द हाउस, ठीक है, यू आर कलेक्टिंग द डेटा एंड डिवाइडिंग द हाउस इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन स्क्वायर फुटेज, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो ठीक है, जैसे जैसे हमें डेटा दे रखा है वैसे वैसे हम करते हैं। उसने स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज इस तरह से ब्रेक किया। यू वांट टू स्प्लिट द डेटा ऑन द स्क्वायर फुटेज, ये सब हमने दे रखा है एरिया, ठीक है। यू हैव 150 हाउसेज इन द डेटा सेट, यहाँ पे 150 हाउसेज है हमारे पास, ठीक है। आफ्टर स्प्लिटिंग बेस्ड ऑन द स्क्वायर फुटेज यू एंड अप विद द फॉलोइंग काउंट्स, स्मॉल इज दिस, मीडियम इज 60, लार्ज इज 40। Okay, so you have 150 houses in your data set. After splitting based on the square footage, you end up with the following counts. We have a small, that is 50 houses, यहाँ पे 50 घर हैं हमारे पास, medium that is 60 houses, और large that is 40 houses, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कैलकुलेट द गिनी इम्प्योरिटी फॉर द रूट नोड। फाइंड आउट द गिनी इम्प्योरिटी फॉर द रूट नोड। कैसे करेंगे दोस्तों इसको हम लोग? चलिए, सो हमें निकालना है गिनी इम्प्योरिटी फॉर द रूट नोड, तो जल्दी से निकाल लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। गिनी इम्प्योरिटी इज इक्वल टू 1 माइनस समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर।
यार ये क्वेश्चन में भी अलग लग रही है। इस क्वेश्चन में भी एरर लग रही है यार, इसमें तो दिया ही नहीं, मैं गिनिंग पीरियड निकालूं कैसे यार। इस क्वेश्चन में भी एरर है कुछ। यार इस क्वेश्चन में भी एरर लग रही है मुझे, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्राइस हमें प्रेडिक्ट करना है, लेकिन प्राइस का तो कोई डिटेल ही नहीं दिया, तो मैं इम्प्योरिटी कैसे निकालूंगा। डेटा मिसिंग है जब प्राइस ही नहीं दिया मुझे, मुझे प्राइस प्रेडिक्ट करना है। जब मुझे ये नहीं दिया तो मैं प्रेडिक्ट कैसे करूंगा। मुझे तो बस स्प्लिटिंग के बारे में बता दिया कि 50 इधर है, 50 60 इधर, 140 इधर। उससे तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो प्राइजेस चाहिए होंगे ना। 50 इधर घर आएंगे, 60 इधर आएंगे, लेकिन इनके प्राइजेस ही नहीं पता मुझे, तो मैं इसको इस गिनी इम्प्योरिटी कैसे या कैसे निकालूंगा, आई डोंट नो। इसमें डेटा कुछ मिसिंग है यार, इसमें कुछ मिसिंग डेटा है, इसमें कुछ है नहीं, मतलब देयर इज सम मिसिंग डेटा इन दिस सब। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसको। मुझे लग रहा है कुछ मिसिंग है डेटा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस ऑफ द हाउस हमें अब देखना था, तो वो तो है ही नहीं, उसका तो कहीं मेंशन ही नहीं है। सपोज कर सकते हैं, लेकिन चलो अभी इसको हम कैंसिल करते हैं, आगे चलते हैं, बाद में देखेंगे, मतलब इसको मॉडिफाई करके फिर इसको करने की कोशिश करेंगे कल की क्लास में। अभी आगे चलते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। चलिए दोस्तों, तो हमें आज की क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है वो है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिसीजन ट्री। ठीक है, यही हमारा आज का सबसे बड़ा लक्ष्य है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिसीजन ट्री हमें आज खत्म करना है। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, लेट अस से दैट वी हैव डी डायमेंशंस। ठीक है, सो लेट अस से दैट वी हैव डी डायमेंशंस इन द डेटा। डेटा में मान लीजिए हमारे पास डी डायमेंशंस है, ठीक है, एंड वी हैव एन नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमें कैसे स्प्लिट करना होता है, जैसे अगर आप सोचो तो हमें कैसे स्प्लिटिंग करनी होती है, तो यहां पर मान लीजिए हमारे पास कुछ डी डायमेंशंस हैं और एन नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। यहां पे हमारे पास डी डायमेंशंस हैं दोस्तों और एन नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। So we have d dimensions and we have n number of points. जैसे किसी भी नोड पर स्प्लिटिंग हमें करनी हो तो हम कैसे करेंगे, कोई बता सकता है। अगर मैं किसी भी नोड पर, लेट्स से वी स्टार्ट विद द रूट नोड, हम रूट नोड से शुरुआत करते हैं, तो रूट नोड पर कैसे स्प्लिटिंग की जाएगी आप सोच के बताइए मुझे। सो एट एनी नोड, मान लीजिए हम रूट नोड से ही शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। रूट नोड पे हमारे पास सारे के सारे पॉइंट्स होंगे। सो रूट नोड पे हमारे पास n पॉइंट्स होंगे और डी डायमेंशंस होंगी। ठीक है, वी हैव n पॉइंट्स एंड डी डायमेंशंस। तो कैसे करते होंगे दोस्तों, आपको पता है कि सर हम सभी डायमेंशंस को चेक करते हैं, और सभी डायमेंशंस को चेक हम कैसे करते हैं, तो वी स्टार्ट विद एनी डायमेंशन। हमें हर एक डायमेंशन चेक करनी है, हर एक नोड पर, हर एक नोड पर हमें सभी डायमेंशंस चेक करनी है। तो वी हैव टू चेक all the dimensions। हमें सारी डायमेंशंस चेक करनी है, तो वी स्टार्ट विद एनी वन। ठीक है, हम किसी भी एक से शुरुआत करते हैं।
तो जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम इससे किसी से भी शुरुआत करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हमें इसकी सॉर्टिंग करनी होती है। जैसे मान लेता हूं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि सारे के सारे जो डायमेंशंस हैं हमारे, इट्स जस्ट अजम्पशन, सारे के सारे जो डायमेंशंस हैं हमारे वो कैटेगोरिकल नहीं बल्कि कॉन्टिन्यूअस नेचर के हैं। मतलब उसके अंदर जो भी नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं, कैटेगोरिकल नेचर के नहीं है डायमेंशंस। लेट्स अज्यूम कि वो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। तो सबसे पहले दोस्तों वी हैव टू चेक ऑल द डायमेंशंस, ये बात हमें क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट टेक एनी डायमेंशन, लेट्स टेक एनी डायमेंशन, किसी भी एक डायमेंशन को पकड़ लो दोस्तों। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उस डायमेंशन को सबसे पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। ठीक है, सॉर्टिंग करेंगे उसकी हम, क्योंकि आपको पता है हम मीडियन से शुरुआत करते हैं, स्प्लिटिंग करना मीडियन से करते हैं, फिर आगे करते हैं, फिर पीछे करते हैं। मतलब सभी वैल्यूज को हमें लेना है, लेकिन सबसे पहले हम उसको सॉर्टिंग करते हैं, राइट। तो मुझे ये बताइए, किसी भी यहां पर हम किसी भी डायमेंशन को ले रहे हैं, तो इस डायमेंशन के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो n वैल्यूज को सॉर्ट करने में हमें कितने एल्गोरिदम्स लगते हैं। जैसे आपने कभी शायद पढ़ा हो मर्ज सॉर्ट या हीप सॉर्ट, तो उसमें कितने हमें कंप्यूटेशंस लगते हैं, कितने कैलकुलेशंस लगते हैं। क्या आपको पता है ये बात? एनीवन इन द क्लास? सो लेट्स टेक एनी डायमेंशन, ईच डायमेंशन, हर एक डायमेंशन के पास हैज n पॉइंट्स। ठीक है, n वैल्यूज अगर मैं कहूं तो अगर आपको ध्यान हो, ठीक है ना, देखिए नहीं 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 कार्तिक भैया, रिग्रेशन केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर डायमेंशंस, मैंने अभी लेबल की तो बात ही नहीं करी है। मैं ये मान रहा हूं मेरे जो डायमेंशंस हैं वो डायमेंशंस हमारे कैटेगोरिकल नेचर के नहीं बल्कि उनमें कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लेबल की बात नहीं कर रहा हूं, लेबल तो अभी भी क्लासिफिकेशन का हो सकता है। ठीक है, लेबल रिग्रेशन का भी हो सकता है, क्लासिफिकेशन का भी हो सकता है। मैं तो यहां डायमेंशंस की बात कर रहा हूं भाई, क्लियर है ना कार्तिक भैया। तो यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हमारे जो डायमेंशंस हैं वो रियल नंबर्स हैं। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वाई, वाई तो अभी भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, इट कैन बी रिग्रेशन ऑल्सो, इट कैन बी बोथ। तो डायमेंशन हैज n वैल्यूज, सो टू सॉर्ट n वैल्यूज, n वैल्यूज को सॉर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, n log n वो चाहिए कंप्यूटेशंस। और उसके बाद हमें हर एक पॉइंट पर स्प्लिट करके देखना होगा। नाउ वी हैव टू स्प्लिट एट ऑल द पॉइंट्स, नाउ वी हैव टू चेक, नाउ वी हैव टू स्प्लिट we have to check the split of the decision tree at all the values. ठीक है, एंड देन फाइंड द बेस्ट। ठीक है, तो ये हमें करना होगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा दोस्तों, उसके बाद नाउ repeat the same thing या repeat the process, repeat the same process at या for all the dimensions। हमें हर एक डायमेंशन पे ये करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा वो वाला डायमेंशन और वो वाली वैल्यू जिस पे स्प्लिट करने पर हमें सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो हमें सबसे पहले किसी भी एक डायमेंशन को पकड़ो, उसको सॉर्ट करो, सॉर्ट करके उसकी मिड वैल्यू से शुरुआत करो या मीडियन से शुरुआत करो, जो भी है, और उसके बाद हम आगे पीछे बढ़ते जाएंगे एंड देन वी फाइंड द बेस्ट वैल्यू। लेकिन इतना ही नहीं, हमें ये चीज सभी डायमेंशंस में करनी पड़ेगी, देन वी फाइंड द बेस्ट डायमेंशन एंड द बेस्ट वैल्यू फॉर स्प्लिटिंग। ठीक है, अब हमने ये बोला कि यार हमें n वैल्यूज पे सॉर्टिंग करने के लिए हमें ये एल्गोरिथम चाहिए, दैट इज कॉल्ड मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट। आपको इतनी कंप्यूटेशंस चाहिए। अब उसके बाद हमें सभी पॉइंट्स पर स्प्लिट करना है,
तो व्हाट डू यू थिंक हमें सभी पॉइंट्स पर स्प्लिट करने पर कितने कॉम्प्यूटेशंस लगते होंगे? क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? अगर हम सभी पॉइंट्स पर सभी वैल्यूज पर स्प्लिट करके देखें उसमें कितने कंप्यूटेशंस लगते होंगे? स्प्लिट करके चेक करने पर, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर कोई वैल्यू है हमारी, कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, इट कैन बी 5, लेट्स से यहाँ पे 7 है, इधर 8 है, इधर 10 है, इधर 20 है। सो वी स्टार्ट विद 5, हमने 5 से शुरुआत करी। सो हमने ये वाला डायमेंशन ऑफ 5 थ्रेशोल्ड ले लिया। 5 से बड़े एक तरफ चले जाएंगे और 5 से छोटे एक तरफ चले जाएंगे। हाउ मेनी कंप्यूटेशंस विल इट टेक? जस्ट एजम्पशन, सोच के देखिए। जैसे हमारे पास यहां पर n पॉइंट्स थे, तो n पॉइंट्स में से लेट्स से कुछ पॉइंट्स इधर चले गए राइट साइड में और कुछ पॉइंट्स इधर चले गए, कुछ पॉइंट्स हो सकता है इधर चले गए। लेट्स से अगर यहां पर हमारे 100 पॉइंट्स थे, लेट्स से 40 पॉइंट्स इधर चले गए और 50 पॉइंट्स इधर चले गए। तो हमें क्या करना होता है? अब आपको पता है कि सर हमें गिनी इंप्योरिटी निकालनी होती है, या एंट्रोपी निकालनी होती है, या इंफॉर्मेशन गेन निकालना होता है। तो वो कैलकुलेशंस करने के, लेकिन उन कैलकुलेशंस में क्या बहुत ज्यादा टाइम लगेगा? आपको सोच के देखिए। उन कैलकुलेशंस में अगर मैं यहां पे क्लासिफिकेशन का केस मान लूं, तो क्या उन कैलकुलेशंस में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटीज ही तो निकालनी है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 1000 पॉइंट है, यहाँ 400 पॉइंट चले गए, यहाँ 600 पॉइंट चले गए, तो वी जस्ट हैव टू फाइंड कि भाई अगर हमारे पास 3 क्लास के पॉइंट्स हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे 1000 पॉइंट है तो यहाँ पे 400 चले गए, इधर 600 चले गए, ठीक है। अब मान लीजिए इन 400 में से लेट्स से हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि हमारे पास लेट्स से 2 या 3 क्लास थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 हमारी 0.5 है, प्रोबेबिलिटी क्लास 2 हमारी 0.3 है और प्रोबेबिलिटी क्लास 3 हमारी 0.2 है। तो बड़े आराम से गिनी इंप्योरिटी आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1, प्रोबेबिलिटी क्लास 2, प्रोबेबिलिटी क्लास 3 निकाल लेंगे एंड देन वी कैन से कि यार हाँ भाई यहाँ भी हम बड़े आराम से गिनी इंप्योरिटी निकाल सकते हैं, बिकॉज क्योंकि सिर्फ प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, दैट्स इट, वी कैन इजीली फाइंड द गिनी इंप्योरिटी। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं लगेंगी, बहुत कम कैलकुलेशंस लगेंगी इन द प्रोसेस। सिमिलरली अगर आप बोलोगे नहीं नहीं सर रिग्रेशन के केस में क्या होगा, तो रिग्रेशन के केस में भी अगर मैं देखूं तो रिग्रेशन के केस में भी आपको क्या करना है? आप बोलोगे सर सबका y का एवरेज निकाल लेंगे और उसके बाद सबके y की वैल्यूज को y के एवरेज से सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करके समेशन कर देंगे। इट्स अ समेशन प्रोसेस। समेशन वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं लेता है, मल्टीप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था हमारे लिए, समेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट फिर भी अगर हम समेशन को काउंट भी करें, समेशन और स्क्वायर को काउंट भी करें, तो यहां पर हमें 400 वैल्यूज का एडिशन करना है और यहां हमें 600 वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो भी करना है। तो ओवरऑल जो कंप्यूटेशन है वो n कंप्यूटेशंस हो जाएंगी। रिपीट करता हूं, देखिए अगर हम मान के चलते हैं कि हमारा क्लासिफिकेशन का केस है, मान लीजिए 3 या 4 क्लासेस हैं, तो हमने सबसे पहले एक पॉइंट चूज कर लिया, किसी भी एक डायमेंशन का एक वैल्यू, और उसके बाद स्प्लिट कर रहे हैं। स्प्लिट करके पता चला कि 1000 पॉइंट थे, 400 इधर आ गए, 600 इधर चले गए। वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ P1, P2, P3, इधर भी P1, P2, P3 प्रोबेबिलिटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद हमें क्या करना है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी के स्क्वायर का समेशन कर देना है, गिनी इंप्योरिटी आ जाएगी इसकी भी और इसकी भी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग डील, इजीली हो जाएगा। अगर हम वेरिएंस की बात करें, अगर रिग्रेशन का केस है तो यहाँ पे 400 पॉइंट है, इधर 600 पॉइंट है, हमें y का मीन निकालना है सबका, और y माइनस y का एवरेज का स्क्वायर हमें समेशन करना है इधर और इधर। अगर मान लीजिए 400 पॉइंट इधर है, 600 इधर है, तो ओवरऑल कंप्यूटेशंस n के बराबर ही होंगी, क्योंकि यहाँ पे 400 एडिशंस, यहाँ पे भी 600 एडिशन, ओवरऑल n कंप्यूटेशंस हो जाएंगी। सो इफ वी से दैट इन दिस होल प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग एंड कैलकुलेटिंग द गिनी इंप्योरिटी और द वेरिएंस जो भी हम निकालते हैं, उसमें ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं लगेंगी। मतलब अगर हमने कोई पॉइंट चूज कर लिया, उसके बाद स्प्लिटिंग कर रहे हैं, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। इफ यू वांट टू ऐड, यू कैन ऐड n नंबर ऑफ कैलकुलेशंस, यू कैन ऐड n नंबर ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है, यू कैन ऐड n नंबर ऑफ कैलकुलेशंस अगर आप चाहो तो। सो वी कैन से दैट वी विल हैव n log n प्लस n, ठीक है, इतनी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। मतलब सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले सॉर्टिंग करी, सबसे पहले सॉर्टिंग करी, उसके बाद हमने सबको स्प्लिट किया, सभी थ्रेशोल्ड्स पर एक एक करके स्प्लिट किया। लेकिन ऐसा हमें सिर्फ सिंगल डायमेंशन में नहीं करना, सभी डायमेंशंस में करना है। सो वी कैन से दैट इफ वी नेग्लेक्ट दिस कंप्यूटेशन, दिस इज नॉट अ हैवी वन, ज्यादा कंप्यूटेशन नहीं है, ज्यादा हैवी कंप्यूटेशन नहीं है, तो इफ वी नेग्लेक्ट दिस होल, सो वी कैन से एक किसी भी एक डायमेंशन को सॉर्ट करने में इतनी एल्गोरिदम,
और उसके बाद हम सभी वैल्यूज को थ्रेशोल्ड ले लेके चेक करेंगे। लेकिन थ्रेशोल्ड लेके चेक करने वाली कंप्यूटेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो विल जस्ट नेग्लेक्ट इट इन दिस, मतलब इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अपने क्या बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, क्योंकि इट्स नॉट अ बिग डील। और हम क्या कह सकते हैं, किसी एक डायमेंशन के लिए इतनी कंप्यूटेशंस होंगी दोस्तों, तो डी डायमेंशंस के लिए कितनी हो जाएंगी? फॉर डी डायमेंशन दिस विल बी दिस इनटू डी। क्या बात आपको समझ में आई या नहीं? जल्दी से एक बार बता दीजिए। आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड कि कितनी कंप्यूटेशंस होंगी? जस्ट अगर मैं इसको जल्दी से एक बार रिकैप करके रिकॉल करके आपको समझा दूं, तो फिर से एक बार देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने सभी डायमेंशंस को रियल नंबर माना है, वर्स्ट केस अज्यूम किया है। आई जस्ट अज्यूम द वर्स्ट केस। किसी भी डायमेंशन को हमें सबसे पहले सॉर्ट करना है, उसके बाद हमें हर एक पॉइंट पर इस पर बाइफर्केशन करना है। अगर हम बाइफर्केशन करेंगे तो गिनी इंप्योरिटी या वेरिएंस निकालने में बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन नहीं लगती, बिकॉज हमें वैसे भी एडिशन करना है एंड नॉट मल्टीप्लीकेशन। तो हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं उस वाली कंप्यूटेशन को, और सिर्फ सॉर्टिंग की कंप्यूटेशंस को इंपॉर्टेंट मानते हुए हम हर एक डायमेंशन को सॉर्ट करेंगे। और क्योंकि डी डायमेंशंस हैं, तो वी विल से दैट फॉर सिंगल नोड, एक सिंगल नोड के लिए हमें इतने कंप्यूटेशंस लगेंगे या इस ऑर्डर के कंप्यूटेशंस लगेंगे। आप बोलोगे कि सर आप इसको इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया कि जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, देन वी ओनली टॉक अबाउट हमें किस ऑर्डर के कंप्यूटेशंस लगेंगे। वी आर नॉट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस, वी आर ओनली कैलकुलेटिंग इस ऑर्डर के कंप्यूटेशंस हमें मिलेंगे या लगेंगे एक सिंगल नोड के कैलकुलेशन करने के लिए। तो एक सिंगल नोड के कैलकुलेशन या एक सिंगल नोड पे स्प्लिट करने के लिए इस ऑर्डर के कंप्यूटेशंस लगेंगे। This is the order of computations for a single node. अब देखिए, अब हमारे ट्री के अंदर वी कैन हैव मेनी नोड्स, वी डोंट हैव एनी क्लू कि कितने नोड्स होंगे। हमारे पास कोई क्लू नहीं है कि कितने नोड्स होंगे। हो सकता है 10 नोड हो, 20 नोड हो, 40 नोड हो, लेकिन हर एक नोड पर इसी ऑर्डर की कंप्यूटेशन होगी, हर एक नोड पर इसी ऑर्डर की कंप्यूटेशन होगी। तो वी कैन से दैट ओवरऑल डिसीजन ट्री की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ट्रेनिंग की, वो इसी ऑर्डर की होगी। फिर से सुनिए, हर एक नोड पर आपको इसी ऑर्डर की कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। अब हमारे पास 10 नोड होंगे तो ये वाली नंबर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 नोड होंगे तो ये नंबर 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू फाइंड द फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे डिसीजन ट्री के अंदर कितने नोड्स बनेंगे। सो वी कैन से दैट जो भी कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो इसी ऑर्डर की होगी। ठीक है ना? चलिए, स्टार्ट और एंड पॉइंट के लिए स्प्लिट क्यों करें? स्टार्ट और एंड पॉइंट के लिए स्प्लिट क्यों करें, मतलब मैं समझा नहीं। नहीं, हमें तो सभी के लिए करना है भाई। हम सभी वैल्यूज को लेके स्प्लिट करने की कोशिश सभी के लिए करेंगे, फिर इस वाले डायमेंशन को पकड़ के सभी के लिए करेंगे, फिर इस वाले को पकड़ के सभी के लिए करेंगे, एंड सो ऑन, सभी के लिए करेंगे। वी स्प्लिट विद एवरीथिंग, सभी के लिए स्प्लिट करते हैं हम लोग। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बात आप सभी को समझ में आई? देखिए, और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, वो शायद आपको पढ़ाया जाएगा। मर्ज सॉर्ट या हीप सॉर्ट आप देखना, उसमें n log n कंप्यूटेशंस लगते हैं। अगर आप कोई और सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज करते हो जो ऑप्टिमम नहीं है, तो n स्क्वायर एल्गोरिदम्स लगते हैं या n स्क्वायर कंप्यूटेशंस लगते हैं। ठीक है, ओके। और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, वी कैन हैव मिक्स ऑफ दीज टू, लेकिन हम उसको अभी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसको अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमारे पास तो कितने सारे कंप्यूटेशंस हो जाएंगे। लेकिन आप एक बात ये समझिएगा आयुष भैया, हम एट अ टाइम एक ही डायमेंशन को यूज करते हैं फॉर सिंप्लिसिटी।
ठीक है, एट अ टाइम एक ही डायमेंशन को यूज करते हैं, क्योंकि हमने एक बार स्प्लिटिंग कर दी एक डायमेंशन से लेके, तो नीचे अपने आप दूसरा डायमेंशन आएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी 2 डायमेंशन के अंदर 2 डायमेंशन में एक रीजन क्रिएट करना है, तो अगर मुझे रीजन क्रिएट करना है तो मुझे इसको एक साथ स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। आई कैन स्प्लिट इट लाइक दिस कि भाई पहली बार मेरा x1 ग्रेटर देन 5 आ जाएगा, ठीक है, दूसरी बार मेरा x2 ग्रेटर देन लेट से 4 आ जाएगा, उसके बाद फिर मैं ये वाला कंडीशन ले सकता हूँ। नेक्स्ट में मैं दूसरा कंडीशन ले सकता हूँ, लाइक आई कैन कीप दिस कंडीशन x1 लेस देन 8 एंड देन x2 लेस देन 8, जो भी है, देन लाइक दिस वी कैन क्रिएट दिस रीजन। तो एक साथ सारी कंडीशन डालने की जरूरत नहीं है, वो तो और कॉम्प्लिकेट कर देगा। तो एक एक करके हम कंडीशंस डालते चले जाते हैं और डिसीजन ट्री को तोड़ते चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हर एक नोड में, हर एक नोड पर हर एक डायमेंशन का यूज किया जाएगा फॉर बाइफर्केशन, ठीक है। एक साथ आप सभी यूज कर लोगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे सिंगल नोड पर इतने कंप्यूटेशंस होंगे। अगर हमारे नोड बढ़ते जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, कंप्यूटेशंस बढ़ते जाएंगे, लेकिन वो इसी ऑर्डर के रहेंगे, 10 टाइम्स ऑफ दिस या 20 टाइम्स ऑफ दिस या 30 टाइम्स ऑफ दिस, जो भी है, लेकिन ऑर्डर ऑफ कंप्यूटेशंस यही रहेगा हमारा, ठीक है। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिसीजन ट्री इज nd log n। Next, what do you think about the space complexity? What do you think about the space complexity? What do you think about the space complexity? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी या कैसी होगी दोस्तों? डिसीजन ट्री क्या करता है, डिसीजन ट्री को सिर्फ और सिर्फ जो नोड्स है ना, और नोड्स के अंदर जो कंडीशन है बस उसको स्टोर करके रखना है और कुछ नहीं करना। एक बार हमारा डिसीजन ट्री क्रिएट हो गया तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि डिसीजन ट्री के अंदर सिर्फ हमें इफ एल्स कंडीशन को ही स्टोर करके रखना होता है, इफ एल्स कंडीशन को ही स्टोर करके रखना होता है, राइट। सो जब हमें इफ एल्स कंडीशन स्टोर करके रखनी है, एंड दस वी कैन से दैट हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये है कि जितने हमारे नोड्स हैं उन सब की कंडीशंस को स्टोर करके रखना है। सो व्हाट विल बी दिस? यस, सो व्हाट विल बी दिस? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ नोड्स, ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, जितने हमारे नोड्स हैं। क्योंकि इसको क्या करना होता है, डिसीजन ट्री को हम कैसे स्टोर करेंगे, हम हर एक नोड के इफ एल्स कंडीशन को डाल देंगे, ठीक है। तो बस उन कंडीशंस को सॉल्व करते हुए हम फाइनली लीफ नोड तक पहुंचेंगे एंड देन वी कैन गेट द रिजल्ट, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ नोड्स, बिकॉज इन अ डिसीजन ट्री the conditions of nodes is to be stored ठीक है ना। नेक्स्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टेस्टिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? टेस्टिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी दोस्तों? टेस्टिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो द टेस्टिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी द डेप्थ ऑफ द ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास रूट नोड से हमें शुरू करना है, और डेप्थ मतलब जो सबसे निचला, सबसे नीचे वाला रूट नोड होगा, सॉरी द लीफ नोड होगा, वहां तक पहुंचना है। तो वी स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड एंड रीच द लीफ नोड जो सबसे नीचे होगा। तो वर्स्ट केस टेस्टिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी रूट नोड से अपने सबसे नीचे लीफ नोड तक पहुंचने के लिए कितनी कंप्यूटेशंस करनी पड़ेंगी, वो हमारी हो जाएगी टेस्टिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दैट इज इक्वल्स टू कि भाई हमें रूट नोड से लेके लीफ नोड तक जाने में कितने नोड्स ट्रैवर्स करने पड़ेंगे,
वो हो जाएगा ये आंसर। इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द ट्री। ऑर्डर ऑफ, क्या बात आपको समझ में आई दोस्तों? देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए रूट नोड है दोस्तों, और यहां पे हमारे पास कुछ ऐसे छोटे छोटे नोड्स हैं। इस तरह से कुछ है हमारे पास, ठीक है। वी हैव, ये सारे लीफ नोड्स हैं दोस्तों, ये सारे लीफ नोड्स हैं। जो खत्म हो गए वो लीफ नोड है, जहां पे वो खत्म हो गया इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये सारे लीफ नोड्स हैं। अब ऐसा हो सकता है कि हम रूट नोड से शुरू करें, यहीं खत्म हो जाए, तो यही लीफ नोड आ गया। यहां से शुरू करें, यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंच जाए, ऐसा भी हो सकता है। कंडीशन पे डिपेंड करेगा, वो तो टेस्ट डेटा क्या है हमारा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, हम यहां से चलते 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 यहां पहुंचे। तो इसका मतलब अगर हम वर्स्ट केस की बात करें, मतलब जो टेस्ट पॉइंट है वो यहां पे जाके खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब हमें कितने कंप्यूटेशंस करने पड़ेंगे? रूट नोड से यहां पे गए एक, फिर यहां से गए दूसरा, यहां से गए तीसरा, और यहां से गए चौथा। तो हमें 4 कंप्यूटेशंस करने पड़ेंगे। और आपको याद होगा दोस्तों, हमने क्या बताया था आपको कि हमारा डेप्थ ऑफ द ट्री क्या होता है? द नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो 4 ही इसकी डेप्थ है, और हमें 4 बार कंप्यूटेशन करना पड़ा लीफ नोड तक पहुंचने के लिए। और जैसे ही लीफ नोड पहुंच जाएंगे, वहां पे हमारी y की वैल्यू रेडिली अवेलेबल बैठी होगी, मैक्सिमा वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू, जो भी होगा। सो 4 कंप्यूटेशंस हमें मैक्सिमम लगेंगे, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो। दैट्स व्हाई हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, दैट इज द टेस्टिंग टाइम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेप्थ ऑफ द ट्री। क्या ये क्लियर है? एक बार देख लीजिए तीनों चीजें। सो वी हैव द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतने इस ऑर्डर की होगी, इस ऑर्डर की होगी, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, इस ऑर्डर की होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ नोड्स, एंड देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टेस्टिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द ट्री। क्या ये तीनों बातें आप सभी को समझ में आ गई? एक बार जल्दी से बताइए। ठीक है ना? चलिए, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द क्लास, दैट इज बाइज एंड वेरिएंस। दोनों टर्म को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि बाइस क्या होता है और वेरिएंस क्या होता है। अभी तक हम बाइस को और वेरिएंस को बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से समझते आए हैं कि बाइस इज एक्चुअली द ट्रेनिंग एरर एंड वेरिएंस इज द टेस्टिंग एरर। वेरिएंस इज द टेस्टिंग एरर। तो दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली होता क्या। तो बायस इज कॉल्ड द ट्रेनिंग एरर इज कॉल्ड बायस, ठीक है, ये बात हमें पता है, ट्रेनिंग एरर इज कॉल्ड बायस। लेकिन इसको लिखते कैसे, ये मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। सो आप सभी को पता है वी हैव सम डेटा, सो द टॉपिक इज बाइज एंड वेरिएंस। वैसे बाइज वेरिएंस ट्रेड ऑफ बोल सकते हो आप इसको, बट ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ डेटा है दोस्तों, यहां पे हमारे y वैल्यूज हैं और यहां पे हमारे x वैल्यूज हैं, ठीक है, ये हमारे y वैल्यूज हैं, ठीक है। आप सभी को पता है y हैट क्या होता है दोस्तों? y हैट क्या होता है? सो y हैट इज एक्चुअली द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ द y, ये बात हमें पता है, प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ द y ऑब्टेन फ्रॉम द मॉडल, ठीक है ना। सो y हैट इज द predicted value of the y from the model, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है दोस्तों, इसी में एक और चीज अगर हम बोलते नहीं, वन हॉट कोडिंग नहीं है भाई, वन हॉट कोडिंग तो उसमें होती थी इन केस ऑफ द क्लासिफिकेशन केसेस, जिसमें हम लोग लीनियर क्लासिफाई कर रहे थे। नहीं, y हैट इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द मॉडल, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और आती है दोस्तों, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y हैट,
द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई हैट। ये क्या होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई हैट क्या होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन वैल्यू। ये क्या हो सकता है? एनीवन? देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हमें इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये वेरिएंस में काम आएगा अभी हमारे। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई हैट मतलब मीन वैल्यू ऑफ वाई हैट। देखिए, तो आप बोलोगे सर एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आएगी वाई हैट की? भाई हमारे पास तो एक ही मॉडल है, और एक ही मॉडल है तो एक ही प्रेडिक्टेड वैल्यू होगी ना। किसी भी डेटा की एक ही वाई वैल्यू होगी और एक ही प्रेडिक्टेड वैल्यू भी होगी। तो एक्सपेक्टेशन कहां से आ गया उसके ऊपर? एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई हैट कहां से आ गया? तो इसको मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। तो जैसे फॉर एग्जांपल वीरेंद्र भैया को मैंने बोला कि वीरेंद्र भैया देखो ऐसा है, हमें लीनियर रिग्रेशन करना है, तो लीनियर रिग्रेशन हमें डेटा पे करना है, ठीक है। तो वीरेंद्र भैया गए और मैंने उनको एक डेटा दिया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हमारे पास कुछ डेटा था तो मैंने वीरेंद्र भैया को डेटा दे दिया, वीरेंद्र भैया अपना मॉडल बना के ले आए, ठीक है, अपना मॉडल बना के ले आए। अब मैंने डेटा में थोड़ी सी शफलिंग कर दी। शफलिंग कर दी मतलब हो सकता है कि पहले मेरे पास 1000 पॉइंट्स थे, मैंने वीरेंद्र भैया को सिर्फ 400 पॉइंट्स दिए थे, ठीक है। फिर मैंने डेटा को शफल किया, रैंडमली शफल किया 1000 पॉइंट्स में से, फिर से मैंने 400 पॉइंट्स दिए और वीरेंद्र भैया को बोला कि यार अब जरा लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना के लाओ। तो वीरेंद्र भैया नया मॉडल बना के लाए, ठीक है। फिर मैंने इन 1000 पॉइंट्स में फिर शफलिंग करी, पूरी रैंडमली शफल किया और फिर 400 पॉइंट्स दिए और वीरेंद्र भैया को बोला कि सर फिर से बना के लाओ एक और मॉडल। तो ऐसे करते करते मैंने वीरेंद्र भैया से 5-6 लीनियर रिग्रेशन के मॉडल्स बनवा लिए, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, क्या सब में थोड़ा बहुत अंतर होगा? क्योंकि वैसे तो 400 पॉइंट्स एक ही डेटा सेट से आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि रैंडमली दे रहा हूं मैं वो 400 पॉइंट्स और मैंने अलग अलग दिए होंगे, क्योंकि मैं रैंडमली सेलेक्ट करके 400 पॉइंट्स बार बार वीरेंद्र भैया को दे रहा था। तो ऐसा करते करते 10 बार वीरेंद्र भैया को 400 पॉइंट्स मिले, लेकिन सब अलग अलग मिले होंगे, रैंडम होंगे, सारे अलग नहीं होंगे लेकिन कुछ अलग अलग पॉइंट्स होंगे। और उन अलग अलग पॉइंट्स को यूज करके वीरेंद्र भैया ने 10 लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स क्रिएट किए होंगे, ठीक है। सो हमारे पास एक तरह से 10 लीनियर रिग्रेशन मॉडल आ गए फॉर द सेम डेटा। डेटा सेम ही है लेकिन मैंने उसको पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, पहले 400 दिए, फिर शफल करके फिर 400 दिए, फिर शफल करके 400 दिए। ऐसे करते करते मैंने 10 लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स बनवा लिए, या ज्यादा भी। तो वी क्रिएट many models from the data। डेटा से हम बहुत सारे मॉडल्स क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद उन 10 मॉडल को यूज करके नाउ आई यूज एनी ट्रेनिंग डेटा पॉइंट, ट्रेनिंग डेटा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? ऐसा क्यों करते होंगे? कोई बता सकता है ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा क्यों किया वीरेंद्र भैया के साथ? मैंने उनको पूरा डेटा क्यों नहीं दे दिया? सो नाउ ट्रेनिंग डेटा पॉइंट now I use training data point on all the 10 models। सभी का वाई हैट आएगा, ऑल मॉडल्स गिव मी द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, गिव मी अ डिफरेंट वाई हैट वैल्यू, ठीक है। एंड उसके बाद अब मैं इसका मीन निकालूंगा, क्योंकि 10 मॉडल है मेरे पास, 10 ने कुछ प्रेडिक्ट किया, 10 ने कुछ प्रेडिक्ट किया, ठीक है। इसी को वैसे एंसेम्बल लर्निंग कहते हैं, इसी को एंसेम्बल लर्निंग कहते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग। बट वैसे मैं आपको एक बेसिक आइडिया दिया है। ऐसा हमने क्यों किया होगा दोस्तों? ऐसा इसलिए किया होगा कि हम ये चाहते थे कि पूरे डेटा को हम छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करके सभी पार्ट्स को अच्छे से समझ लें, ठीक है, सभी पार्ट्स को अच्छे से समझे। पहले मैं कंप्लीट करने दो, मुझे बताता हूं।
सो ऑल द मॉडल्स गिव मी द प्रेडिक्टेड वैल्यू। मैंने कोई भी एक ट्रेनिंग डेटा दिया दोस्तों, और मेरे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, हर एक मॉडल से मैं वाई हैट निकालूंगा, और फिर उसके बाद ऑल द मॉडल्स गिव मी द वाई हैट, एंड देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई हैट मतलब मीन ऑफ द वाई हैट। ठीक है, इसको बोलते हैं मीन ऑफ वाई हैट। और उसके बाद दोस्तों हम बोलेंगे कि बायस इज एक्चुअली इक्वल्स टू वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई हैट। ठीक है, y माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई हैट। तो आप अगर कहीं पे पढ़ो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, तो ये हम लोग करते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई मैंने क्या किया है? ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कहां से आ गई भाई? पहले तो हम यही सोच रहे थे ना कि बायस क्या होता है, हमारे दिमाग में यही था कि यार बायस होता है सिंपली सर y माइनस वाई हैट, खत्म। एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, क्योंकि हमारे पास पूरे डेटा के अंदर एक ही मॉडल होता था और हम लोग यही करते थे, y माइनस वाई हैट, खत्म। लेकिन ऐसा जनरली हम करते नहीं है। पूरे डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं, और जरूरी नहीं है कि हो सकता है एक ही मॉडल क्रिएट किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कोई बोले कि सर मैं लीनियर रिग्रेशन से करूंगा, कोई कहता है मैं KNN से करूंगा, कोई कहता है मैं किसी और एल्गोरिदम से करूंगा। तो वी कैन हैव अदर एल्गोरिदम्स आल्सो, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब सोच के देखिए, हाँ ये ऐसा ही कुछ है क्या? ये एक तरह से क्रॉस वैलिडेशन टाइप का ही समझ सकते हो आप, सॉर्ट ऑफ क्रॉस वैलिडेशन। लेकिन क्या ये आंसर यही होगा? नहीं। अगर हमें टोटल बायस निकालना है तो बायस हम टोटल किस पे निकालते हैं? तो वी एक्चुअली कैलकुलेट द बायस ऑन द होल डेटा, राइट। हम पूरे डेटा पर निकालेंगे ना, विल कैलकुलेट द बायस ऑन द ऑल डेटा, राइट। जो बायस मतलब ट्रेनिंग एरर है वो सभी पॉइंट्स पर निकाला जाएगा, राइट। ये तो एक सिंगल पॉइंट का हो गया, ये तो किसी सिंगल पॉइंट का हो गया, तो हम कैसे निकालेंगे? टोटल का निकालते हैं, राइट। सो बायस विल बी द ट्रेनिंग एरर दैट इज समेशन ऑफ द एक्चुअल वैल्यू माइनस द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई हैट। सो वी हैव n पॉइंट्स, हर एक पे हम ये टोटल निकालेंगे, ठीक है ना। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो एक बार मैं अगर आपको बता दूं तो ऐसा कुछ हम कर रहे हैं कि हमारे पास एक बड़ा डेटा सेट है। मैंने सिंगल मॉडल क्रिएट करने की जगह मैंने अपने डेटा सेट को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया, लेकिन रैंडमली किया है। पहले 400 पॉइंट्स लिए, किसी एक मॉडल को दे दिए, फिर पूरे को शफल किया, फिर 400 पॉइंट्स लिए, दूसरे को दिए, फिर ऐसे कर करके मैंने 15-20 मॉडल्स क्रिएट कर लिए फ्रॉम द सेम डेटा। उसके बाद मैंने हर एक ट्रेनिंग डेटा पॉइंट सभी मॉडल्स को दिया जो मैंने क्रिएट किए। सभी मॉडल से मुझे अपनी प्रेडिक्टेड वैल्यू आ जाएगी। देन वी एक्चुअली कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रेडिक्टेड वैल्यू, जिसको हम ये कह रहे हैं, और फिर एक्चुअल में से इसको सब्ट्रैक्ट करके वी गेट द बायस। लेकिन हमें तो पूरे डेटा का चाहिए ना बायस, ट्रेनिंग एरर पूरे का चाहिए, तो हम ये समेशन ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्या ये समझ में आ गया? कार्तिक भैया, वैष्णव भैया, यश भैया, वीरेंद्र भैया, आयुष भाई, आई होप ये बात सबको क्लियर है। बस ये बात आपको थोड़ी क्लियर होनी चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वाई वी आर एक्चुअली हैविंग द एक्सपेक्टेशन। देन बायस वैल्यू विल इंक्रीज विद द साइज ऑफ द डेटा सेट। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हम हमेशा ट्राई क्या करेंगे? वी, और आपको लगता है कि नहीं सर हमें इसको मीन निकालना है, वी एक्चुअली वांट टू फाइंड आउट द मीन। So we'll be having the mean of this, right? We'll be do like this. और यहां पे मॉड्यूलस भी करना पड़ेगा, ठीक है, हमें मॉड्यूलस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम मान के चलें कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल ना कर दें। तो विल बी पुटिंग अ बार ऑन दिस एंड इन द डिनोमिनेटर, ठीक है ना। हाँ, ऑब्वियसली मतलब हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो मॉडल बन के आए फाइनली, ऑब्वियसली सबका एवरेज हम ले रहे हैं, तो हमारा जो मॉडल है वो अच्छा मॉडल बन के आए, ठीक है ना। ऐसा कुछ हम कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट द बायस इज।
ठीक है, दिस इज व्हाट द बायस इज, जिसको हम एक्चुअली ट्रेनिंग एरर कहते हैं, लेकिन उसके अंदर हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई हैट। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई हैट का मतलब ये है कि हमारी मीन वैल्यू ऑफ वाई हैट, मतलब हमने बहुत सारे मॉडल्स क्रिएट किए और सबसे प्रेडिक्शन लेके हमने उसका मीन निकाल लिया। ओके, और ये हम यहाँ पर 1/n कर सकते हैं बिकॉज, और यहाँ पे मॉड्यूलस भी कर सकते हैं बिकॉज हमें टोटल निकालना है। मॉड्यूलस इसलिए कर रहे हैं जिससे हमें ये एरर या प्रॉब्लम ना क्रिएट हो पॉजिटिव और नेगेटिव की, और 1/n इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारे नंबर्स बढ़े, तो ऐसा नहीं हो कि नंबर वैल्यू बढ़ती चली जाए। वी आर पुटिंग 1/n ऑल्सो। ओके, सो सिंपल सी बात है कि बायस कब बढ़ेगा और बायस कैसे रिड्यूस किया जा सकता है या बायस को कैसे मैनेज किया जा सकता है, वो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं दोस्तों। इफ द टारगेट फंक्शन इज केप्ट टू सिंपल, मतलब आपका मॉडल बहुत ज्यादा सिंपल है, then it may not be able to capture the essential nuances and represent the underlying data। ये बात हमने पहले भी कर रखी है। सिंपल मॉडल के अंदर वो मॉडल डेटा कोई नहीं समझ पाएगा, ठीक है। मेनी टाइम्स अंडर फिटिंग हैपेंस ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द सफिशिएंट ट्रेनिंग डेटा। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों आपके पास ट्रेनिंग डेटा ही छोटा हो, और उस केस में हम अंडर फिट ही करेंगे, मतलब हम डेटा के पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे। सो अंडर फिटिंग कैन बी अवॉइडेड बाय, अंडर फिटिंग मतलब ये बात समझ लेते हैं। अंडर फिटिंग के केस में क्या होगा दोस्तों, अंडर फिटिंग का केस होगा जहां पर हमारा मॉडल डेटा को नहीं समझ पाया, डेटा मॉडल इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डेटा, और डेटा पैटर्न, डेटा और डेटा पैटर्न को वो समझ ही नहीं पाया। इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, हाउ कैन वी रिमूव दिस, हाउ कैन वी रिमूव दिस प्रॉब्लम ऑफ अंडर फिटिंग दोस्तों, कोई बता सकता है हाउ कैन वी रिमूव दिस प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एनीवन? ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव मोर डेटा सेट्स या इंक्रीज द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स या ट्रेनिंग डेटा, इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेनिंग पॉइंट्स या ट्रेनिंग डेटा। और क्या कर सकते हैं दोस्तों, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी इंक्रीज की जा सकती है, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी आप थोड़ी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलिए और क्या कर सकते हैं दोस्तों, इंक्रीज मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेटा। अंडर फिटिंग हो रही है, यहां पे अंडर फिटिंग हो रही है, ठीक है, अंडर फिटिंग हो रही है। तो और क्या कर सकते हैं इसमें, यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों, आप देखिएगा यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अंडर फिटिंग कैन बी अवॉइडेड बाय, चारों पॉइंट्स हैं दोस्तों, इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेनिंग पॉइंट्स, ठीक है, इंक्रीजिंग द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, और तीसरा है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फीचर्स इनटू एनालिसिस। ऐसा हो सकता है कि आपने फीचर सिलेक्शन कर लिया है और बहुत सारी फीचर्स को अवॉइड कर दिया है, तो हमें बहुत सारे जो फीचर्स आपने अवॉइड कर दिए उसको भी इंक्लूड करने पड़ेगा एनालिसिस में। ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को अवॉइड कर दिया है, सो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फीचर्स इनटू एनालिसिस, एंड फाइनली रिड्यूसिंग द रेगुलराइजेशन। ऐसा रेगुलराइजेशन याद है किसी को, रिज रिग्रेशन, राइट। हर्षित भैया अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे डाल दीजिए, मैं हेल्प करूंगा आपकी। बताइए क्या डाउट है, यहाँ पे डाल दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दीजिए, बताइए क्या डाउट है आपका, बताइए, मैं हेल्प करूंगा। ओके, और लास्ट है दोस्तों रिड्यूस रेगुलराइजेशन। तो रेगुलराइजेशन आपको याद होगा रिज रिग्रेशन जो हम पढ़ते थे। ऐसा हो सकता है कि आपने लैम्डा की वैल्यू बहुत बड़ी कर दी है जिससे बहुत सारे बीटास जो है छोटे हो गए हैं, सो आपको लैम्डा की वैल्यू छोटी करनी पड़ेगी जिससे हमारा पैटर्न वो समझ सके डेटा, ठीक है ना। ओके, सो रिड्यूस द लैम्डा,
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमारे पास कौन सा केस ओवरफिट और कौन सा केस अंडरफिट का है। हर्षित भैया यहाँ पे डाल दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दीजिए, मैं या कोई भी बच्चा आपको बता ही देगा, आपके डाउट सॉल्व कर ही देगा। मान लीजिए इस तरह से कुछ डेटा है हमारा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली डूइंग ओवरफिटिंग। ठीक है, ये ओवरफिट कर रहा है, ये एक तरह से अंडरफिट कर रहा है क्योंकि ये पैटर्न को नहीं समझ पा रहा है। एक तरह से आप कह रहे हो अगर हम लीनियर रिग्रेशन करें तो ये पैटर्न को नहीं समझ पा रहा है, स्ट्रेट स्ट्रेट जा रहा है, इसको बल्कि थोड़ा सा कर्वी नेचर का होना चाहिए था जैसे डेटा यहां पर है। एंड दिस इज द परफेक्ट बैलेंस फिट, थोड़ा सा कर्व हुआ एंड इस तरह से कह सकते हो आप। ठीक है, और ऐसे ही नीचे फिगर बनी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहां पर उसने सभी पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस देते हुए इस तरह से क्लासिफिकेशन किया है। दिस इज ओवरफिटिंग। ठीक है, यहां पर थोड़े बहुत एरर्स वो कर सकता था, जैसे मेरे हिसाब से थोड़ा स्मूथ कर्व बना सकता था, मतलब ठीक है थोड़े पॉइंट्स को इधर से भी ले सकता था, ऐसा भी बना सकता था, इट कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, बट दिस इज अ बैलेंस्ड फिट। एंड यहां पर आप देखोगे तो स्ट्रेट लाइन जैसे लीनियर क्लासिफिकेशन है, ये अंडर फिटिंग हो गई है क्योंकि एक्चुअली में उसको यहां पर कर्व बनाना चाहिए था जिससे कि थोड़े एरर्स वो कम कर सके। सो दिस इज योर अंडर फिट, दिस इज बैलेंस्ड फिट एंड दिस इज ओवर फिट। आप बोलोगे सर ये कैसे पता चल रहा है? यार वो तो आपको वेरिएंस और बाइस दोनों मिला के अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका अंडर फिट हो रहा है या ओवर फिट हो रहा है या बैलेंस्ड फिट है। ठीक है ना? ओके ओके, लेट मी टेक अ पिक्चर ऑफ दिस। आपने जो कमेंट किया है मैं उसको पोस्ट कर दूंगा यार ग्रुप में, यही कर सकता हूं मैं। और देखते हैं, एस्केलेट करते हैं उसको, एक मिनट दीजिए। ओके, आई विल पोस्ट दिस इन अ ग्रुप। हर्षित भाई आई थिंक रिजॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए अब यहाँ पे आगे चलते हैं दोस्तों। ओवरफिटिंग क्या होती है? ओवरफिटिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो जल्दी से इसको रीड आउट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? Overfitting refers to the situation where the model has been designed in such a way that it emulates the training data too closely। मतलब बिल्कुल ट्रेनिंग डेटा को बिल्कुल वो एक तरह से एम्यूलेट, मतलब उसको एक तरह से रेप्लिकेट कर रहा है। ठीक है, सो इन सच अ केस एनी स्पेसिफिक डेविएशन इन द ट्रेनिंग डेटा लाइक नॉइज और आउटलायर गेट एम्बेडेड इनटू द मॉडल। जैसा हमने पढ़ा था कि आउटलायर और नॉइजी पॉइंट से अफेक्ट होगा हमारा पूरा मॉडल। इट एडवर्सली इंपैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल ऑन द टेस्ट डेटा। ठीक है, तो टेस्टिंग के टाइम पे ये फेल कर जाएगा, ट्रेनिंग टाइम पे तो नहीं फेल करेगा। ठीक है ना? ओके, द टारगेट फंक्शन इन दीज केसेस tries to make sure that all the training data points are correctly partitioned by the decision boundary। जैसे वही बात हमने करी, एम्यूलेट करने की कोशिश करता है हमारे ट्रेनिंग डेटा को। ठीक है ना? However, more often than not, this exactly nature is not replicated in the unknown test points। मतलब टेस्ट पॉइंट्स में फेल कर जाएगा और ट्रेनिंग पर नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें, बाइस इज द एरर ड्यू टू ओवरली सिंपलिस्टिक अजम्पशन इन द लर्निंग एल्गोरिथम। जैसा हमने किया था कि यार हमें पता है कि वो ट्रेनिंग डेटा का एरर होता है। अगर हमारा एल्गोरिथम बहुत ज्यादा सिंपल है तो बाइस उसका इंक्रीज करेगा, अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो बाइस डिक्रीज करेगा और वो ओवरफिट करने की कोशिश करेगा। हाई बाइस कैन लीड टू अंडर फिटिंग। ठीक है, अगर आपकी बाइस बहुत ज्यादा है इसका मतलब आपकी अंडर फिटिंग हो रही है। ठीक है, और अगर हमारा जीरो बाइस है then it means overfitting। ये बात भी हम पहले कर चुके हैं, we all know these points, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए सो फॉर्मूला ऑफ द बाइस हमने देख लिया दोस्तों, वी हैव डन दिस। दैट इज अगर हम सभी पॉइंट्स को ऐड कर लें, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें दोस्तों, हम बाइस की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर हमारा बाइस बहुत ज्यादा है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? इफ बाइस इज लार्ज, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? विल सॉल्व इट बाय इंक्रीजिंग द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, यूजिंग फ्यूअर assumptions, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फीचर्स, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ ट्रेनिंग डेटा एंड रिड्यूसिंग रेगुलराइजेशन, जो हम पहले ही देख चुके हैं। राइट, वी हैव सीन ऑल दीज पॉइंट्स कि हम मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करेंगे,
अजम्पशंस कम करेंगे, अजम्पशंस मतलब आप कह सकते हो फीचर्स, तो हम लोग फीचर्स को कम हटाएंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है ना। सो विल इंक्रीज द नंबर ऑफ फीचर्स। और अजम्पशंस का क्या कह सकते हैं हम लोग, व्हाट काइंड ऑफ अजम्पशंस वी डू, एनीथिंग ऑन दिस, यूज फ्यूअर अजम्पशंस, इसका क्या मतलब है, एनीवन, यूज फ्यूअर अजम्पशन, इसका क्या मतलब है दोस्तों। देखिए, जैसे अगर हम बात करें लीनियर रिग्रेशन के अंदर, हम अज्यूम करते हैं कि हमारा डेटा लीनियर है, लीनियर क्लासिफिकेशन में अज्यूम करते हैं कि डेटा लीनियर है, तो ऐसे अजम्पशंस ऑब्वियसली हमारे अंडरफिट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमें हो सकता है कि ऐसे मॉडल्स ना यूज करें जिनमें ज्यादा अजम्पशन होता है, राइट। सो एग्जाम्पल, इन लीनियर रिग्रेशन we assume data has linear pattern, ठीक है ना, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी लीनियर क्लासिफिकेशन में भी होता है, एंड सो ऑन, तो ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो ऐसा अजम्पशन हमें नहीं करना, जितना अजम्पशन करोगे उतना ज्यादा अंडरफिट होगा हमारे केस में। अब यहां पर आते हैं वेरिएंस को, तो पहले मैं वेरिएंस आपको समझाता हूं, देन वील सी व्हाट इज दिस। क्योंकि एक्चुअली में वेरिएंस टेस्टिंग एरर नहीं होता, क्योंकि टेस्टिंग एरर तो एक्यूरेसी होती होगी ना, विल टॉक अबाउट इट, देखते हैं तो वेरिएंस क्या होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम क्रिएट कर रहा हूं, मैं लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, फिर विल एक्सप्लेन इट, ठीक है। सो इट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ, इट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई हैट माइनस वाई हैट, ये है, दिस इज व्हाट इट इज। इसका कहने का मतलब ये है कि इस वेरिएंस को एक्चुअल वाई वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। आप देखेंगे यहां पर भी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई हैट है और यहां पे वाई हैट है, ठीक है। तो इसको एक्चुअली में जो हमारी वाई की एक्चुअल वैल्यू है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये क्या कहना चाह रहा है, एनीवन कोई बता सकता है। ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई हैट मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 10 मॉडल्स क्रिएट किए, तो जो 10 मॉडल्स हैं दोस्तों हमारे पास, उन 10 मॉडल्स में जो भी हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू आ रही है उसकी एक्सपेक्टेशन हमने यहां पे रखी, और प्रेडिक्टेड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके फिर ओवरऑल एक्सपेक्टेशन निकाली हमने। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसको अगर आप समझेंगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिएगा, सुनिएगा, बहुत अच्छे से आप समझा पाएंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास अब 10 मॉडल्स थे, राइट, वी हैव 10 मॉडल्स, हमने 10 मॉडल क्रिएट कर लिए फ्रॉम द डेटा, ठीक है। अब हमने 10 मॉडल को एक ट्रेनिंग डेटा का ही पॉइंट दिया है, कोई नया पॉइंट नहीं दिया है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ न्यू पॉइंट, ट्रेनिंग डेटा का ही पॉइंट दिया है हमने। और ट्रेनिंग डेटा का जो पॉइंट हमने उसको दिया, उसमें 10 मॉडल्स, एक वैल्यू यहां पर देता है, एक इधर देता है वैल्यू, एक यहां दे रहा है वैल्यू, कुछ वाई वैल्यू होगी, कुछ वाई एक्सेस होगी दोस्तों, एक वैल्यू इधर देता है, एक वाई वैल्यू ये दे रहा 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 है, एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है और एक ये दे रहा है। इस तरह से हमें वाई वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है, ठीक है। हमने, मैं फिर से बता दूं, हमारे पास एक पूरा डेटा था दोस्तों, हमने उस डेटा में 10 मॉडल्स क्रिएट किए और उन 10 मॉडल्स को हमने एक पॉइंट दिया, ठीक है। अब उस पॉइंट को सबने अलग अलग वाई वैल्यूज प्रेडिक्ट करी। ये सर्कल क्या है, सर्कल को छोड़ दो, सर्कल इज नथिंग, मैं सर्कल तो ऐसे ही बना दिया है, वैसे ये वाई वैल्यूज हैं, तो मैंने सबकी वाई वैल्यूज ऐसे डाल दी, ओके। मैंने दूसरा कोई एल्गोरिदम यूज करके फिर से 10 मॉडल्स क्रिएट किए और हमें इस बार कुछ ऐसे वैल्यूज मिल रही हैं।
इस बार हमें कुछ 10 मॉडल्स की ऐसी वैल्यूज मिल रही हैं। तो सबसे पहली बात आप ये बताइए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, देखिए ये वाई हैट वैल्यूज हैं सारी, वाई हैट मतलब प्रेडिक्टेड वैल्यू में जो मैंने 10 मॉडल से निकाली है। आई हैव 10 मॉडल्स अवेलेबल, मेरे पास एक पॉइंट आया, कहता भाई मुझे प्रेडिक्ट करो, तो मैंने 10 के 10 मॉडल्स में डाल दिया और 10 के 10 वाई वैल्यूज ऐसी आ गई। तो आप बोलोगे सर एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई हैट मतलब इन सब का मीन वैल्यू। जनरली इन सब का मीन वैल्यू सेंटर पॉइंट होता है ना, सेंटर पॉइंट होता है जनरली, मीन वैल्यू सेंटर पॉइंट होता है। तो इसका मतलब आप बोलोगे सर ये एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई हैट होगा और ये सारे पॉइंट्स वाई हैट के वैल्यूज होंगे। ओके, नाउ दोस्तों इफ यू कैलकुलेट दिस, वैसे इसका स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। इफ यू कैलकुलेट दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई माइनस द वाई हैट और उसके स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकाल रहा है। एक तरह से आप कहोगे कि सर ये सबके सबसे डिस्टेंस निकाल रहा है और फिर उसका स्क्वायर का मीन कर रहा है, राइट? ऐसी ना, ये सबसे डिस्टेंस निकाल रहा है क्योंकि बाकी सारी वाई हैट वैल्यूज हैं। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई हैट जनरली सेंटर पॉइंट ही होगा ना, तो इसका मतलब सबसे डिस्टेंस निकाल के उसका स्क्वायर करके फिर उसका एक्सपेक्टेशन या मीन निकाल रहा है एक तरह से। इसका मतलब सबसे डिस्टेंस निकालकर, सबसे डिस्टेंस कैलकुलेट करके सभी वैल्यूज से और उसका स्क्वायर करके एक्सपेक्टेशन या मीन निकाल रहा है इसका, ऐसा कुछ कर रहा है ये। ओके, और यहां पर दोस्तों क्या हो रहा है, फिर से 10 मॉडल्स क्रिएट किए हमने, कोई भी एक पॉइंट आया और बोला भाई मुझे प्रेडिक्ट करो, तो मैंने 10 के 10 मॉडल्स को दे दिया और हमने देखा कि यार सबकी वैल्यूज ऐसी कुछ आ रही हैं, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू बीच में कहीं पे होगी, एक्सपेक्टेशन इसका बीच में कहीं पे होगा और सबसे डिस्टेंस हम निकाल के फिर मीन निकालेंगे। व्हाट डू यू थिंक, कहां पर आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगी बताइए? इन दोनों केस में आपको ये वैल्यू कहां पर ज्यादा मिलेगी? नहीं, एक्चुअल वैल्यू नहीं है यहां पर कहीं पे भी। देखिए यहां पर ममता एक्चुअल वैल्यू कहीं पर भी नहीं है। क्या यहां पर मैंने कहीं पे वाई एक्चुअल की बात करी? नहीं, मैं यहां पर 10 के 10 मॉडल की वैल्यूज को ही कंपेयर कर रहा हूं, मैं यहां पर एक्चुअल वैल्यू से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, यहां पर ज्यादा मिलेगा और यहां पे कम मिलेगा। अगर आपको याद हो कभी आपने इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटेशन, तो एक वैल्यू होती थी प्रेसिशन, याद है? प्रेसिशन, प्रेसिशन मतलब कि अगर मैं बार बार एक ही वैल्यू को रीड कराऊं, जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 किलो का एक थैला है, मेरे पास बैग है, तो अगर मैं एक वेइंग मशीन पे यूज करूं तो मुझे 10 किलो देगा। फॉर एग्जांपल मैंने शाम में वेट किया 10 किलो देगा, सुबह वेट किया 10 किलो देगा, दोपहर में वेट किया 10 किलो देगा। तो यहां पे आपको वही हो रहा है एक तरह से। आपने एक ही डेटा, ध्यान से सुनने का मेरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहली बात, यहां पर कहीं पर भी क्या मैंने वाई एक्चुअल का यूज किया है? कहीं पर भी देखिए, क्या मैंने कहीं पर भी वाई का यूज किया है, एक्चुअल वैल्यू का यूज किया है? कहीं पर भी नहीं। आप देखोगे यहां पे कहीं पे भी मैंने वाई यूज नहीं किया है। मैं यहां पर वाई हैट वैल्यू मतलब प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ फ्रॉम अ मॉडल, ठीक है ना? वाई हैट मतलब प्रेडिक्टेड वैल्यू फ्रॉम अ मॉडल। और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई हैट क्या हो जाएगा? द मीन ऑफ द ऑल प्रेडिक्टेड वैल्यूज, मीन ऑफ ऑल प्रेडिक्टेड वैल्यूज, मीन ऑफ ऑल प्रेडिक्टेड वैल्यूज फ्रॉम ऑल द मॉडल्स। मैंने इसका यूज किया, कहीं पे भी वाई का यूज नहीं किया मैंने। अब देखिए मैं फिर से बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों आप इसके अंदर आप अज्यूम कर लो कि हमने एक, हमारे पास वी हैव 10 मॉडल्स, लेट्स से वी हैव 10 मॉडल्स, और 10 मॉडल्स में से दोस्तों हमने सभी को एक नया पॉइंट दे दिया, वी हैव गिवन देम अ पॉइंट। सो हमारे पास 10 मॉडल्स थे, हमने इनको एक सिंगल पॉइंट दिया दोस्तों, वी हैव गिवन देम अ सिंगल पॉइंट, और उन्होंने मुझे यहां पर क्या निकाल के दे दिया? वी हैव 10 वाई हैट्स। हमारे पास 10 वाई हैट वैल्यूज हो जाएंगी। 10 वाई हैट वैल्यूज को मैंने ऐसे कुछ बोला कि भाई एक तो यहां प्रेडिक्ट कर रहा है, एक कह रहा है ये वाई है, एक कहता 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 है इधर है, एक कहता है इधर है, एक कहता है इधर है, ऐसे करके। तो आप बोलोगे, आप सोचिए
इसका मतलब आप समझ पा रहे हो व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट एनीवन? इससे हुआ क्या, क्या पता चल रहा है इससे, क्या पता चल रहा है इससे? और ये हमारी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई हैट आ जाएगी, और ये जो वैल्यू है वो क्या है? आप बोलोगे सर ये क्या कर रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई हैट को सबसे डिस्टेंस निकाल रहा है। तो ये सबसे, सभी वाई हैट से डिस्टेंस निकाल रहा है, और उसके बाद फिर इनका एक्सपेक्टेशन निकाल लेगा, इसका स्क्वायर करके एक्सपेक्टेशन निकाल लेगा लाइक दिस। ओके, और दूसरा मॉडल है जो हमने दूसरा कोई एल्गोरिदम यूज किया, उसमें 10 मॉडल बनाए ऐसे ही, लेकिन यहां देखा तो यार यहां पर तो बिल्कुल क्लोज आ रहे हैं सारे वैल्यूज, सारे पॉइंट्स, और यहां पे अगर हम ये वैल्यू निकालेंगे तो बहुत कम आएगी। सो दिस इज योर वेरिएंस, एंड आप साफ साफ देख पा रहे हो कि यार ये चीज टेस्ट एरर तो नहीं है, ये चीज टेस्टिंग एरर तो नहीं है, ये टेस्टिंग एरर तो नहीं दिख रही मुझे। सो हाउ कैन वी से कि वेरिएंस हमें टेस्ट एरर बताता, या फिर अगर वेरिएंस लो है तो टेस्टिंग एरर भी लो होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, या ये कैसे हम बोल पा रहे हैं? ये यहां पर टेस्टिंग एरर जैसा तो नहीं दिख रहा है मुझे, बट हम बार बार ये बोलते हैं कि अगर वेरिएंस लो है तो टेस्टिंग एरर भी लो होगा। देखिए सिंपल सी बात यह है कि, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी मॉडल का वेरिएंस हाई है मतलब टेस्टिंग एरर हाई होगा। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। वेरिएंस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई हैट माइनस वाई हैट होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे, देखो दोस्तों ध्यान से देखना कि इफ एनी मॉडल has high variance, then it will have high testing error. ठीक है ना, हाई टेस्टिंग एरर। एंड if variance is low, then low testing error। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूं। देखिए आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने वीरेंद्र भैया को 1000 डेटा पॉइंट्स थे मेरे पास, मैंने वीरेंद्र भैया को बोला कि यार स्टार्टिंग के 400 पॉइंट से एक मॉडल क्रिएट कर लो लीनियर रिग्रेशन का। फिर मैंने शफल किया और 400 पॉइंट दिए, फिर उन्होंने एक लीनियर मॉडल क्रिएट किया, एंड सो ऑन, उन्होंने ऐसे 10 मॉडल्स क्रिएट किए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अगर मान लीजिए हमारे पास 10 मॉडल्स आ गए, ठीक है, तो और मॉडल्स हमें ऐसी रीडिंग दे रहे हैं किसी भी एक नए पॉइंट के लिए, किसी भी एक नए पॉइंट के लिए, नया पॉइंट ट्रेनिंग डेटा का भी हो सकता है, डजेंट मैटर। तो ट्रेनिंग डेटा का कोई भी एक पॉइंट हमने उठा लिया उन 1000 में से, और हमने दे दिया 10 के 10 मॉडल्स को। तो अगर 10 के 10 मॉडल्स हमें ऐसी वैल्यूज दे रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि डेटा में थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना। हमारे पास है तो 1000 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट्स में से मैं 400 करके वीरेंद्र भैया को दे रहा हूं, वीरेंद्र भैया मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर हमारा मॉडल्स ऐसी कुछ प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे मॉडल्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है 10 मॉडल्स में। इसका मतलब जो हमारी एल्गोरिदम है वो बहुत ज़्यादा डेटा सेंसिटिव है। कैसे भाई, मैंने स्टार्टिंग के 400 पॉइंट दिया, भाई डेटा तो सिंगल डेटा था मेरे पास, तो 400 पॉइंट्स दिया, तो फॉर एग्जांपल उससे एक मॉडल क्रिएट हुआ, फिर उसी डेटा में से दूसरे कई 400 पॉइंट्स दिए, दूसरा मॉडल आया। तो डेटा सेट एक ही है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डेटा चेंज कर दे रहा हूं, मॉडल एकदम चेंज हो जा रहा है। मॉडल कभी ये प्रेडिक्ट कर रहा है पहला मॉडल, ये दूसरा कर रहा है, फिर ये तीसरा कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं डेटा थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मेरा पूरा मॉडल ही चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब मॉडल इज हाईली सेंसिटिव टू द चेंज इन डेटा। इसका मतलब अगर हमारा वेरिएंस ज्यादा है तो मॉडल के अंदर डेटा चेंज होने पर मॉडल ही चेंज हो रहा जा रहा है। मॉडल इज हाईली सेंसिटिव टू चेंज इन डेटा, एंड दस अगर मैं कोई नया
पॉइंट देता हूं, कोई नया टेस्ट पॉइंट देता हूं, तो हमारा मॉडल उसको अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज मॉडल इज हाईली डेटा सेंसिटिव। लेकिन अगर हम इस केस को देखें तो यहां पर मैंने 400 पॉइंट दिए पहले वीरेंद्र भैया को, उन्होंने एक मॉडल बनाया, फिर दूसरे 400 पॉइंट दिए उन्हीं को, उन्होंने दूसरा मॉडल बनाया, ऐसे करके 10 मॉडल बनाए। अब यहां पर अगर हम देखें किसी नए पॉइंट पर, या वही ट्रेनिंग डेटा में किसी भी एक पॉइंट की अगर हम उठा लें, तो उस एक सिंगल पॉइंट पर हमारे जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। इसका मतलब जो 10 के 10 मॉडल्स क्रिएट हुए हैं, दे आर क्लोज टू ईच अदर, दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। इसका मतलब जो मॉडल हमने क्रिएट किया होगा वो डेटा में ज्यादा सेंसिटिव नहीं होगा, और जब डेटा सेंसिटिव हमारा मॉडल नहीं है, इसका मतलब वो टेस्ट पॉइंट्स पर भी अच्छे से काम करेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं? इज दिस क्लियर और नॉट? जल्दी से बताइए। यहां का मतलब यह है कि मॉडल इज हाईली डेटा सेंसिटिव। डेटा आपने थोड़ा सा चेंज किया, मॉडल एकदम चेंज हो गया, और अलग अलग मॉडल्स हमें मिल रहे हैं। यहां पर मॉडल इज लीस्ट डेटा सेंसिटिव, और वो पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा है, नॉट द डेटा। ऐसा कुछ इसका मतलब है। क्या ये बाकी सब बच्चों को समझ में आया? एक बार जल्दी से बताइए। तो हम देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसे इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज when the y hat of the models are separated far apart, are separated from each other, then it means the models are very different from each other. अब यहां पर ना एक बात आपको समझनी होगी, ये मॉडल्स हमने सेम डेटा सेट से ही बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि ये मॉडल्स हम अलग अलग डेटा सेट से बना रहे हैं, नहीं, ये मॉडल्स हम सेम डेटा सेट से ही बना रहे हैं, लेकिन हम डेटा सेट को थोड़ा बाइफरकेट मतलब तोड़ रहे हैं। है एक ही डेटा सेट, उसको हमने 400 पॉइंट्स में या 500 पॉइंट्स में ब्रेक किया। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट all the data, all the models are created from portions of the same data. ठीक है ना? ओके, दीज मॉडल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर ऐसा कुछ है, इसका मतलब ये हो गया कि मॉडल इज हाईली, दैट इज इट मींस द मॉडल या द एल्गोरिदम जो भी हमने यूज करी, द एल्गोरिदम यूज्ड टू क्रिएट द मॉडल is highly data sensitive. And it will surely fail for any new point. न्यू पॉइंट में तो फेल होगी, इसका मतलब टेस्टिंग एरर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्या बात आप सभी को क्लियर हो गई ना? आई होप ये बात आपको क्लियर है। एंड सिमिलरली अपोजिट केस भी हो जाएगा दोस्तों। इफ वेरिएंस इज लो, if variance is low, then it means the algorithm is less data sensitive,
लीडिंग टू गुड टेस्टिंग एरर, या लो टेस्टिंग एरर कर देता हूं, लो टेस्टिंग एरर। ठीक है ना। आई होप ये बात आप सभी को समझ में आई दोस्तों। एक बार देख लीजिए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है ना। क्लियर है ये दोस्तों? एक बार देख लीजिए। ठीक है ना। चलिए, तो हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए होता है जहां पर लो बाइस। अच्छा, एक चीज और लिख लेते हैं, अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग का क्या सीन रहता है, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ठीक है ना। चलिए, तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको। क्या होता है? वेरिएंस इज द एरर ड्यू टू मच कॉम्प्लेक्सिटी इन द लर्निंग एल्गोरिदम। अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो वो बहुत ज्यादा डेटा सेंट्रिक हो जाएगी हमारी एल्गोरिदम। हाई वेरिएंस लीड टू ओवरफिटिंग। हाई वेरिएंस मींस ओवरफिटिंग, या इट लीड्स टू ओवरफिटिंग। ठीक है। वेयर द मॉडल इज ओवरली सेंसिटिव टू द नॉइज इन द ट्रेनिंग डेटा। ठीक है ना। सो वो जनरलाइज नहीं कर पाएगा noise in the training data and fails to generalize well to the new and unseen data. ठीक है ना। Here the machine learning algorithm is highly sensitive to the training data, and more specifically variance is the variability of the model, that how much it is sensitive to the another subset of the train। देखिए, देख रहे हो आप, ये वाला पॉइंट देखिएगा, यही पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वेरिएंस is the variability of the model, that how much it is sensitive to the another subset of the training data, that is how much it can adjust on the new subset of the training data। ये क्या समझे आप? इस वाले पॉइंट से ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैं 400 पॉइंट्स लेके एक एल्गोरिदम क्रिएट करता हूं, सॉरी एक मॉडल क्रिएट करता हूं यूजिंग एल्गोरिदम, अगर मैं डेटा सेट या उस जो ऑलरेडी डेटा है उसी में से सबसेट चेंज कर दूं, 400 पॉइंट्स स्टार्टिंग की जगह अगले 400 पॉइंट ले लूं और फिर से वही एल्गोरिदम लगा के मॉडल क्रिएट करूं, तो आइडियली मुझे पहला मॉडल और दूसरे मॉडल के बीच में ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा मॉडल बहुत ज्यादा डेटा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। और वेरिएंस वही चीज चेक करता है कि अगर हम सबसेट चेंज कर रहे हैं अपने मॉडल के लिए, मॉडल क्रिएशन के लिए, तो उनमें कितना वेरिएशन है। ठीक है, यही पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे आपको। ठीक है, सो फॉर्मूला फॉर वेरिएंस हमने देख लिया दोस्तों, आप लोगों को बता भी दिया। ओके, हाउ कैन वी रिड्यूस वेरिएंस दोस्तों? अगर वेरिएंस किसी का बहुत ज्यादा है तो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? हाउ कैन वी रिड्यूस द वेरिएंस? वेरिएंस को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो वेरिएंस को हम रिड्यूस कर सकते हैं दोस्तों अर्ली स्टॉपिंग। मतलब मान लीजिए जैसे हमने कल देखा था प्रूनिंग, जो आप देख रहे थे ना, राइट, प्रूनिंग एंड डिसीजन ट्री, राइट, वही सबसे पहले याद आ गया, प्रूनिंग एंड डिसीजन ट्री। दूसरा रेगुलराइजेशन हम कर सकते हैं दोस्तों, रेगुलराइजेशन हम कर सकते हैं क्योंकि रेगुलराइजेशन से ओवरफिटिंग खत्म होती है। तीसरा, क्या डेटा को इंक्रीज करने से, अगर हम ट्रेनिंग डेटा इंक्रीज करेंगे तो क्या वेरिएंस भी रिड्यूस होगा दोस्तों? व्हाट डू यू थिंक? अगर हम डेटा का ट्रेनिंग पॉइंट्स अगर हम इंक्रीज करें तो आपको क्या लगता है, क्या वेरिएंस भी रिड्यूस होगा? व्हाट डू यू थिंक कि अगर मैं ट्रेनिंग डेटा को इंक्रीज करूं, नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेटा को इंक्रीज करूं, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या हमारा वेरिएंस भी रिड्यूस होगा? बाकी बच्चों को क्या लगता है? देखिए, अगर मैं बहुत कम ट्रेनिंग डेटा देता हूं, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब अगर ऑलरेडी मेरे पास ट्रेनिंग डेटा है तो इंक्रीज करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मेरे पास ट्रेनिंग डेटा पहले से ही बहुत कम है,
लाइक आई हैव वेरी फ्यू ट्रेनिंग डेटा पॉइंट। जैसे आप KNN को समझ लीजिए, KNN का पॉइंट समझ लीजिए या कोई और, तो अगर ट्रेनिंग डेटा मेरे पास ऑलरेडी बहुत कम है तो मैं अपने डेटा के पैटर्न को नहीं समझ पाऊंगा। तो पैटर्न समझने के लिए तो हमारे पास अच्छा खासा ट्रेनिंग डेटा होना चाहिए। तो अगर मेरे पास ऑलरेडी बहुत कम ट्रेनिंग डेटा है तो इफ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेनिंग पॉइंट्स वेरिएंस विल रिड्यूस। ठीक है, सो लेकिन ऑलरेडी अच्छा खासा ट्रेनिंग डेटा है, उसको फिर इंक्रीज करने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी वी हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा, उसको अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो फिर हमें वेरिएंस में रिडक्शन नहीं दिखाई देगा। ओके, चौथा पॉइंट दोस्तों, एनीथिंग एल्स? तो प्रूनिंग, रेगुलराइजेशन, इंक्रीजिंग दिस फीचर सिलेक्शन, दैट इज रिमूविंग द अनवांटेड फीचर्स। ठीक है, रिमूविंग और रिमूविंग द अनवांटेड फीचर्स। तो ये 3-4 पॉइंट है जो आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगे। सो इंक्रीजिंग द ट्रेनिंग डेटा, आप ट्रेनिंग डेटा को थोड़ा इंक्रीज करोगे। ऑलरेडी बड़ा डेटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप थोड़ा इंक्रीज करोगे तो इट विल अफेक्ट ऑब्वियसली। रेगुलराइजेशन, सिंप्लीफाइंग द मॉडल, रिड्यूसिंग द फीचर्स और रिमूविंग द अननेसेसरी फीचर्स, क्रॉस वैलिडेशन ऑन द ट्रेनिंग डेटा एंड अर्ली स्टॉपिंग। ठीक है, इन द डिसीजन ट्रीज या प्रूनिंग। ठीक है ना, फीचर इंजीनियरिंग यही होता है भाई। फीचर इंजीनियरिंग में बहुत कुछ होता है सर। अंडर फिटिंग में अभी बस बताता हूँ अंडर फिटिंग में हाई वेरिएंस कैसे होगा, अभी बता रहा हूँ। देखिए, तीनों चीज देखेंगे, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग और बैलेंस फिट। देखिए, फीचर इंजीनियरिंग बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हम फीचर स्केलिंग भी कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि नॉर्मलाइजेशन तो फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट है। फीचर इंजीनियरिंग में हम फीचर सिलेक्शन भी करते हैं कि भाई जो फीचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम कोरिलेशन वगैरह से देख लेते हैं, कोरिलेशन से देख लेते हैं, पीडीएस से देख लेते हैं, पीडीएफ पढ़ेंगे हम लोग। ओके, और कि हम लोगों का कौन सा फीचर लग रहा है कि एक्चुअली वो वाई लेबल से कोरिलेटेड है और कौन सा वाई लेबल से कोरिलेटेड नहीं है, तो उसको हम पहले ही रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। यार दिनेश भैया, वहां के आप सीनियर से पूछिए कि वहां पे क्या सिचुएशन रहता है। एक्चुअली मुझे आईआईटी भुवनेश्वर वगैरह के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। इफ यू टेल मी अबाउट आईआईटी बॉम्बे कानपुर तो थोड़ा बहुत आइडिया है, दिल्ली बॉम्बे कानपुर आईआईटी बैंगलोर, बट आईआईटी भुवनेश्वर का ज्यादा आइडिया नहीं। वहां के सीनियर से आप थोड़ा पूछिए तो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग का क्या सीन है यार, और बैलेंस फिट हमें क्या चाहिए। ये बैलेंस फिट, अंडर फिट और ओवर फिट क्या सीन बनेगा। अंडर फिट, ओवर फिट एंड बैलेंस फिट। देखिए, इन तीनों के ना चीजें हम देख लेते हैं कि भाई हमें क्या चीज किस में क्या होनी चाहिए। तो यहां पे अगर हम देखें दोस्तों तो अंडर फिटिंग में हमारा दोनों ही लो हो जाएगा। तो वेरी हाई बायस, वेरी हाई बायस एंड वेरिएंस। अब आप बोलोगे सर बायस तो समझ में आता है कि हमारा मॉडल जो है वो काफी अलग है, लेकिन क्या वेरिएंस भी हाई होगा इस केस में? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि सोच के देखिए, मान लीजिए इस तरह से कुछ डेटा है हमारा, हमें समझ में आ रहा है कि बैलेंस फिट जो होगा दोस्तों, इसके अंदर बैलेंस फिट शुड बी समथिंग लाइक दिस। बैलेंस्ड फिट शुड बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर हम अंडर फिट की बात करें तो क्या अंडर फिट ऐसा कुछ होगा? अंडर फिट कैन बी समथिंग लाइक दिस लाइन, ऐसी कुछ लाइन हो सकती है, राइट? अंडर फिट कैन बी समथिंग लाइक दिस। अब सोच के देखिए, क्या अंडर फिट में बाइस भी ज्यादा हो रहा है? क्योंकि आप देखोगे हमारे पॉइंट्स इधर जा रहे हैं लेकिन प्रेडिक्टेड वैल्यू इधर जा रही है, तो क्या यहां पे वेरिएंस भी ज्यादा होगा दोस्तों? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट पॉइंट होगा मेरे भाई वो भी तो डेटा पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होगा ना। मतलब जो टेस्ट पॉइंट होगा वो भी एक तरह से इसी पैराबोलिक नेचर को फॉलो करेगा ना। मतलब जो टेस्ट पॉइंट होगा दोस्तों,
टेस्ट पॉइंट हो सकता है आपका टेस्ट पॉइंट यहां पे आ जाए, टेस्ट पॉइंट यहां पर आ जाए, टेस्ट पॉइंट यहां पर आ जाए, टेस्ट पॉइंट हो सकता है यहां पर आ जाए, जो भी हमारे पास कर्व हो। तो आपको दिख रहा है कि टेस्ट पॉइंट और एक्चुअल में बहुत ज्यादा अंतर है, मतलब प्रेडिक्टेड वैल्यू में। तो दिस इज द अंडरफिट लाइन, राइट। तो अंडरफिट के केस में आपको बायस तो ज्यादा मिल ही रहा है क्योंकि हमारे पॉइंट ऐसे दूर है, लेकिन हमारा जो टेस्ट पॉइंट्स होंगे वो भी तो इसी लाइन पर ही होंगे ना, वो भी तो इसी लाइन पर ही होंगे ना। तो हमारा वेरिएंस भी यहां पर हाई होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर हम ओवरफिट की बात करें तो ओवरफिट में हमारा बायस तो 0 हो जाता है लेकिन वेरिएंस हाई हो जाता है। कैसे, इसको भी जल्दी से समझते हैं। देखिए, एक्चुअली में हमारा जो मॉडल है, जो हमारा डेटा है, वो पैराबोलिक नेचर का है, लेकिन उसमें नॉइज हो गई है जिसकी वजह से ऊपर नीचे हो गया है। तो अगर मैं यहां पर आपको समझाऊं, मान लीजिए डेटा हमारा कुछ इस तरह से, नॉइज की वजह से हमारे डेटा में थोड़ा चेंजेस आ गए इस तरह से मान लीजिए, लेकिन ओवरफिटिंग के केस में वो इनको फॉलो करेगा इस तरह से, इस तरह से मान लीजिए, ठीक है। तो एक्चुअली में ओवरफिट कर रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन हमारा जो पैटर्न है, जो एक्चुअल पैटर्न है डेटा का, वो ये है। एक्चुअल पैटर्न हमारे डेटा का ये है, मान लीजिए हमारे डेटा का एक्चुअल पैटर्न ये है, पैराबोलिक इस तरह से। अब आप सोच के देख सकते हो कि यार हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू पैटर्न से काफी अलग है, पैटर्न मैंने इसे रफ बनाया है। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमारा जो टेस्ट पॉइंट होगा वो तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चलेगा ना, टेस्ट पॉइंट तो इसी के अकॉर्डिंग चलेगा ना। टेस्ट पॉइंट हो सकता है यहां पर आ गया, मान लीजिए टेस्ट पॉइंट मान लीजिए यहां पर आ गया, टेस्ट पॉइंट हो सकता है मान लीजिए यहां पर आ गया, टेस्ट पॉइंट मान लीजिए यहां पर आ गया। या फिर आप ये देख सकते हैं कि अब हमारा सिंपल सी बात है, वेरिएंस का मतलब क्या है। वेरिएंस मतलब अगर हमारा डेटा थोड़ा सा भी चेंज होता है तो पूरा मॉडल चेंज हो जाएगा, अगर हमारा डेटा में थोड़ा सा भी वेरिएशन होता है तो पूरा मॉडल चेंज हो जाएगा। तो वेरिएंस इज लिंक्ड टू टेस्ट एरर, लेकिन मैंने दिखाया कि वेरिएंस टेस्ट एरर नहीं होता, ठीक है। वेरिएंस एक्चुअली ये शो करता है कि हमारा मॉडल डेटा को कितने क्लोजली फॉलो कर रहा है। तो यहां पर डेटा को 100% फॉलो कर रहा है, तो अगर मैं डेटा में थोड़ा सा वेरिएशन करता हूं मेरा पूरा मॉडल चेंज हो जाएगा, और जब पूरा मॉडल चेंज हो जाएगा तो वेरिएंस उसकी हाई हो जाएगी, ठीक है ना। कैंट ऑल द मॉडल्स बी सिमिलर, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है अगर आपका मॉडल ओवरफिट नहीं कर रहा है। तो अगर आपका मॉडल ओवरफिट नहीं कर रहा है तो सारे मॉडल सिमिलर होंगे, लेकिन अगर आपका मॉडल ओवरफिट कर रहा है तो क्योंकि डेटा पॉइंट्स अलग है मेरे भाई, डेटा पॉइंट्स थोड़े ऊपर नीचे आगे पीछे होंगे, सारे डेटा पॉइंट्स तो सेम नहीं होंगे। तो अगर आपका मॉडल ओवरफिट कर रहा है तो सारे मॉडल सिमिलर नहीं होंगे, लेकिन अगर आपका मॉडल पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो सारे मॉडल सिमिलर आएंगे, ठीक है ना। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि आयुष भैया हो सकता है कि मैं पैटर्न, आपको हो सकता है कि अगर मैं 400 पॉइंट्स ऐसे दे रहा हूं, ठीक है, आई एम गिविंग यू 400 पॉइंट्स ऐसे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी किसी केस में हमारा मॉडल ऐसा समझे। भाई ऐसा भी तो प्रेडिक्शन हो सकता है ना मेरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी तो प्रेडिक्शन कोई कर सकता है। लीनियर अगर हम कर रहे हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, वी कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो, वी कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो। मतलब अगर हमारा मॉडल स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है और हम अंडर फिटिंग कर रहे हैं तो हमारा मॉडल ये भी हो सकता है, हमारा मॉडल ऐसा भी हो सकता है, हमारा मॉडल ऐसा भी हो सकता है, हमारा मॉडल ऐसा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवेयर। अगर वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा तो आप कहीं भी बना सकते हो उसको, समझ रहे हो बात को। तो यहां पे अंडर फिटिंग में भी आप देखोगे हमारे मॉडल्स में काफी चेंजेस आ जाएंगे, तो इसलिए वेरिएंस भी हाई होगी, यहां पे बायस तो हाई है ही, ठीक है। अंडर फिटिंग के केस में भी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं यही लाइन बनाऊं, हो सकता है मैं ऐसी लाइन बना दूं, हो सकता है मैं ऐसी लाइन बना दूं, हो सकता है, क्योंकि डेटा भी थोड़ा चेंज होगा ना, डेटा भी सेम थोड़ी मिलेगा आपको। तो ऐसा कुछ हमें मिलेगा अगर हम अंडर फिट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? एग्जैक्टली। एंड फाइनली बैलेंस्ड फिट में हमारा वेरिएंस भी लो होगा दोस्तों, और बायस भी लो होगा।
ठीक है, बाइस और वेरिएंस दोनों ही लो हो जाएंगे इस केस में। तो ये 3 हमारे केस बनते हैं, अंडरफिट, ओवरफिट एंड बैलेंस्ड फिट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया है दोस्तों, अच्छे से देखिएगा इसको। ठीक है ना, विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट टुमारो। इसमें मैथमेटिक्स है थोड़ी हमें पढ़नी है, और उसके बाद हम आगे चल के एंसेंबल टेक्निक्स को थोड़ा देखेंगे, जस्ट फॉर ओवरव्यू, जिससे हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक की मिले। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई हैं। थोड़ी सी डिफिकल्ट तो नहीं थी, मतलब थोड़ी सी अलग टाइप की थी, क्योंकि हम जनरली बहुत सिंपलिस्टिक वर्जन रखते हैं बायस का और वेरिएंस का अपने दिमाग में, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ होगा, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर। कल शुरू करेंगे इसी पॉइंट से, कल मिलते हैं।